बेजोड़ औषधि देवता C151 दिव्य पाठ। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 151 दिव्य पाठ। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। क्या हो रहा है? ये युआन अपने मन में पीड़ा से चिल्लाया। हजारों आत्माओं को बढ़ाने वाला मंत्र दिव्य क्षेत्र में एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मा साधना पद्धति थी। जी किंग यून और उनके पिता सिर्फ इसी तकनीक की साधना के कारण दिव्य क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए। लेकिन अब हजार आत्मा वृद्धि मंत्र भी दिव्य आत्मा के फाड़ के मुद्दे को हल नहीं कर सका। ये तो बस एक बार की साधारण सफलता थी। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस समय ये युवान पूरी तरह से असहाय था और पूर्ण निराशा के किनारे पर मडरा रहा था, उसकी दिव्य आत्मा में एक बार फिर असामान्य परिवर्तन आया। अनेक सुनहरे रंग के अज्ञात पाठ धीरे धीरे ये युवान की चेतना के सागर में प्रवाहित होने लगे, जैसे कोई झरना बह रहा हो, और तुरंत ये युवान की दिव्य आत्मा को पोषित करने लगे। ये स्वर्णिम ग्रंथ अतुलनीय रूप से गहन और रहस्यमय थे। ये युवान की चेतना के सागर में प्रवेश करने के बाद प्रत्येक शब्द गायब हो गया और ये युवान की दिव्य आत्मा की भी मरम्मत हो रही थी। धीरे धीरे दिव्य आत्मा के टुकड़े होने का दर्द कम होता गया, अंततः वह पूरी तरह से गायब हो गया। हालांकि इन स्वर्ण ग्रंथों का प्रवाह समाप्त नहीं हुआ। वे ये युवान की चेतना के सागर में प्रवेश करते रहे। इसने न केवल ये युवान की दिव्य आत्मा को पूरी तरह से ठीक किया, बल्कि ये युवान की दिव्य आत्मा को पोषित भी किया, उसे धीरे धीरे मजबूत किया। ये ग्रंथ क्या है? वास्तव में इनका इतना चमत्कारी प्रभाव है। अपने पिछले जीवन में एक शानदार कीमिया सम्राट होने के बावजूद ये युवान ने पहले कभी ऐसी गूढ़ और असामान्य चीज नहीं देखी थी। केवल ग्रंथ ही दिव्य आत्मा को मजबूत कर सकते थे। आखिर यह किस तरह का स्वर्ग विरोधी साधन था? क्या ये ग्रंथ आत्मा साधना पद्धति हो सकते हैं? फिर अगर कोई इन ग्रंथों को समझ ले तो क्या वे स्वर्ग को चुनौती देने वाले अस्तित्व नहीं बन जाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि ये ग्रंथ पहले ही इस संसार से परे हो चुके थे और पौराणिक दैवीय लिपि थे? कीमिया पद पर शोध करने के लिए ये युवान ने अपने पिछले जीवन में सभी पुस्तकों का गहन अध्ययन किया था और अनगिनत भाषाएं सीखी थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन वास्तव में वह इनमें से किसी भी सुनहरे शब्द को पहचान नहीं सका। ये शब्द कहाँ से आए? ये मेरी चेतना के सागर में क्यों समाये? ये युवान इस समय संदेह और सवालों से भरा हुआ था। इस बार साधना क्षेत्र में सफलता बहुत ही असामान्य थी। ये पहले से ही ये युवान की समझ से परे थी। ये युवान की दिव्य आत्मा को अब कोई पीड़ा नहीं हो रही थी, लेकिन उसे निराशा हुई जब उसने पाया कि वह कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल उन ग्रंथों को अपनी चेतना के सागर में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने दे सकता था। चूंकि वह कुछ नहीं कर सकता था, तो ये युवान ने वहीं लेटकर इन सुनहरे ग्रंथों का आनंद लेना शुरू कर दिया। स्वाद के इस दौर के साथ ये युवान को तुरंत महसूस हुआ कि ये सुनहरे ग्रंथ असाधारण थे। प्रत्येक ब्रश और स्ट्रोक के बीच ये दाव के आकर्षण को प्रकट करता था। यह एक अवर्णनीय प्रकार की असीम भावना थी, जैसे कि ये ग्रंथ वर्तमान में स्वर्ग और पृथ्वी के इस विस्तार का वर्णन कर रहे थे। इस भावना ने ये युवान को आकाश को चीरने का भ्रम भी दिया। जी किंगयून औपचारिक रूप से एक दिव्य राजा शक्ति थे, लेकिन उनका साधना क्षेत्र पूरी तरह से औषधीय गोलियों से भरा हुआ था। उन्हें स्वर्गीय दाव की बहुत गहरी समझ नहीं थी। फिर भी वह एक सच्चा दिव्य राजा था। स्वर्गीय दाव के बारे में उसकी समझ बहुत गहरी थी। लेकिन जब उसने इन ग्रंथों को देखा तो ये युवान को लगा कि उसकी समझ कुत्ते की विष्ठा से भी बदतर है। इन पात्रों के सामने ये युवान को लगा कि स्वर्गीय दाव के बारे में उसकी समझ ठीक उसी तरह थी जैसे एक बच्चा चलना सीख रहा हो। भले ही ये युवान उन्हें समझ नहीं पाया, लेकिन इन शब्दों में निहित असीम महान दाव की गहरी गूंजती भावना का प्रभाव आत्मा में गहराई तक चुभ गया। क्या ये शब्द वास्तव में दिव्य लिपि हो सकते हैं? दिव्य राजा से ऊपर प्रभुत्व रखने वाला अस्तित्व। लेकिन वे कहाँ से आए? क्या ऐसा हो सकता है कि ये पाठ मेरे चेतना के सागर में स्वतः ही प्रवेश कर गए हों, जब मैंने आत्मा संघनन क्षेत्र में एक बार सफलता प्राप्त की थी? लेकिन आज मैंने किसी बकवास पर कदम नहीं रखा। ये युवान को पता था कि उसने एक खजाना उठाया है। अपने ज्ञान और क्षितिज के कारण वह स्वाभाविक रूप से इन शब्दों की असाधारणता को जानते थे। यहाँ तक कि स्पिरिट ब्रिस्टल 9 यांग दिव्य कला भी इन पात्रों के सामने उतनी अच्छी नहीं थी। भले ही ये पात्र पौराणिक दैवीय लिपि न हो, फिर भी यह एक ऐसा अस्तित्व था जो संपूर्ण दैवीय क्षेत्र में उन्माद पैदा कर सकता था। ये युवान को पूरा विश्वास था कि एक बार दिव्य क्षेत्र में किसी को पता चल गया कि उसके पास ये ग्रंथ हैं, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी दिव्य आत्मा को टुकड़े टुकड़े कर देंगे और उसकी चेतना के सागर से उसे खोजने के लिए सभी प्रकार के तरीकों का उपयोग करेंगे। भले ही वे इन ग्रंथों की विषय वस्तु को न समझ पाएं, लेकिन इसे चेतना के समुद्र में रखना और हर दिन इसे देखना मार्शल कलाकारों के लिए काफी मददगार होगा। इन शब्दों में निहित महान दाव की कहावत शायद मार्शल कलाकारों को देवता क्षेत्र की ओर ले जाने में मदद कर सकती है। ये देवलोक है। इन दो शब्दों के बारे में सोचकर ये युवान अपने शरीर को थोड़ा कांपने से नहीं रोक सका। किस मार्शल कलाकार ने देवलोक की लालसा नहीं की? यहाँ तक कि जी किंग यून, जिसकी पिछले जन्म में मार्शल पद में कोई रुचि नहीं थी,
ने भी उस महान कीमिया देव क्षेत्र का उत्साहपूर्वक अनुसरण किया। कीमिया भगवान बनने के लिए सबसे पहले व्यक्ति की दिव्य आत्मा को देवत्व क्षेत्र में कदम रखना होगा। देवता स्तर की दिव्य आत्मा के बिना कोई व्यक्ति देवता स्तर की औषधीय गोलियों को कैसे परिष्कृत कर सकता है। वर्तमान में ये युवान औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए रैंकों में छलांग लगा सकता था, क्योंकि ये गोलियां बहुत कम स्तर की थीं। दिव्य आत्मा के लिए आवश्यकताएं अधिक नहीं थीं। लेकिन जैसे जैसे औषधीय गोली का स्तर बढ़ता गया, शोधन की कठिनाई भी बढ़ती गई। एक शक्तिशाली दिव्य आत्मा क्षेत्र के समर्थन के बिना उन्हें परिष्कृत करना असंभव था। यदि दिव्य आत्मा को परिवर्तन से गुजरने की अनुमति न दी जाती, तो ये युवान को दिव्य राजा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की भी परवाह नहीं होती। देवता क्षेत्र निश्चित रूप से सभी मार्शल कलाकारों को पागल कर सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये युवान ने इन स्वर्णिम ग्रंथों के बारे में कई अनुमान प्रस्तुत किए। सबसे पहले, क्या ये स्वर्णिम ग्रंथ दैवीय लिपि का उपयोग करके लिखी गई आत्मा साधना पद्धति हो सकते हैं? अत्यधिक संभावना है। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन ग्रंथों का इस्तेमाल सीधे आत्मा पर किया जा सकता था। इससे न केवल उसकी क्षतिग्रस्त दिव्य आत्मा की मरम्मत हुई, बल्कि इससे उसकी दिव्य आत्मा को पोषण और मजबूती भी मिली। दूसरे, यदि कोई इन स्वर्णिम चरित्रों को पूरी तरह से समझ सकता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वे स्वर्ग और पृथ्वी की जंजीरों को तोड़ सकते हैं और उस देवलोक तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं जो सभी को मंत्रमुग्ध करता है? ये भी संभव है, लेकिन ये युवान को लगा कि यह इतना आसान नहीं होगा। इन स्वर्णिम ग्रंथों की गहराई को अब शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये युवान की अद्वितीय प्रतिभा के बावजूद वह इसके 10,000वें हिस्से में से एक को भी समझने में असमर्थ था। इसे पूरी तरह से समझना कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। इसके अलावा देवत्व क्षेत्र के शून्य हो जाने का कारण अज्ञात था। लेकिन सबसे अधिक संभावना यह थी कि यह कदम उठाना साधना नियमों के एक सेट में महारत हासिल करने जितना आसान नहीं था। भले ही साधना नियमों का ये सेट देवत्व क्षेत्र साधना पद्धति ही क्यों न हो। 1,00,000 वर्ष पहले दिव्य लोक के सभी देव शक्तियां रातों रात गायब हो गईं। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ गए और कोई नहीं जानता था कि वे क्यों गायब हो गए। लेकिन तब से दिव्य क्षेत्र ने कभी भी किसी अन्य देवता क्षेत्र की शक्ति को जन्म नहीं दिया था। इतना ही नहीं, देवता क्षेत्र से जुड़े सभी रहस्य भी रातों रात गायब हो गए। 1,00,000 वर्ष बीत चुके थे और समय ने और भी अधिक रहस्यों को विस्मृति में दफन कर दिया था। आज कोई भी नहीं जानता था कि देवलोक में कैसे प्रवेश किया जाए। इन लाखों सालों में अनगिनत ऐसे प्रतिभाशाली लोग हुए जो बेड़ियां तोड़ने के लिए हर तरह के उपाय आजमाना चाहते थे, लेकिन अंत में सब बेकार हो गया। यहां तक कि कुछ ऐसे भी दिग्गज थे जो बीच रास्ते में ही गिर गए और अपने पीछे अनंत पश्चाताप छोड़ गए। जी किंगयुन को एक बार एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया गया था, जो कीमिया भगवान बनने की सबसे अधिक संभावना रखता था। लेकिन ये भी केवल हर किसी की चापलूसी थी, या शायद ये हर किसी की उसके प्रति प्रशंसा थी, क्योंकि किसी को भी सचमुच ऐसा नहीं लगा कि वह सचमुच कीमिया भगवान के दायरे में प्रवेश कर सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह 1,00,000 साल पुरानी बेड़ी थी। कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता था। जब ये युवान की कल्पनाएं बेलगाम हो रही थीं, तब सुनहरे पाठों की वह शीट पहले ही पूरी तरह से ये युवान की चेतना के सागर में प्रवेश कर चुकी थी। जैसे ही ये युवान ने राहत की सांस ली, उसका पूरा अस्तित्व मानो बिजली से चौंक गया। उसकी दिव्य आत्मा भी कांप उठी और उसके आंसू बहने लगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 152 पिता का प्यार पहाड़ के समान है। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C152 पिता का प्यार पहाड़ के समान है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 152 पिता का प्यार पहाड़ के समान है। ये युवान की चेतना के सागर के अंदर दो धुंधली आकृतियां एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। ये युवान इस दयालु लेकिन बड़े और लंबे व्यक्ति को देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। मैं कितना मूर्ख हूं, मैं कितना मूर्ख हूं, मैं कितना मूर्ख हूं। मुझे इस बारे में बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था। इस पूरी दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरे लिए ये सब कौन करेगा। ये युवान के चेहरे पर आंसू थे और उसकी भावनाएं लगभग टूट रही थीं। जन्म से ही ये युवान हमेशा शांत और संयमित रहा है। उसने पहले कभी अपनी भावनाओं पर इस तरह नियंत्रण नहीं खोया था। उसने हमेशा अपने दिल की गहराई में नफरत को दबा रखा था और अपनी सारी ऊर्जा साधना पर लगा रखी थी। वह केवल यही उम्मीद करता था कि एक दिन वह दिव्य क्षेत्र में वापस जाकर उस गद्दार को मार सकेगा। लेकिन इस बार उस व्यक्ति का सामना करते हुए वह अपना धैर्य नहीं खो सका। ये वही पिता थे जिन्होंने उनका पालन पोषण किया, उन्हें कीमिया सिखाए और उन्हें साधना सिखाए। दिव्य क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली कीमिया सम्राट जी झेंगियांग। एक आदमी आसानी से आंसू नहीं बहाएगा जब तक उसका दिल टूटा न हो। जी झेंगियांग का रूप रंग मिलनसार था और उस गद्दार द्वारा हत्या किए जाने से उसके चेहरे पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा था।
ये युआन की ओर उसकी निगाहें कोमल प्रेम से भरी हुई थीं। जी झेंगयांग ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, यूने, तुम्हें पुनर्जन्म लेते हुए और जीवन में एक नया जीवन पाते हुए देखकर पिताजी बहुत खुश हैं। क्या सब ठीक रहा है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अच्छा, इस बच्चे के लिए सब कुछ अच्छा रहा है। बस मुझे अक्सर पिताजी की बहुत याद आती है। ये युआन का गला भर आया। हाँ, एक मृत व्यक्ति को याद करने का क्या मतलब है? चूंकि आपके पास एक नई पहचान है, एक नया जीवन है, तो आपको जाकर उस नए जीवन को जीना चाहिए। अतीत में मत डूबो। मेडिसिन किंग हॉल पहले से ही अतीत है। जो कुछ हुआ था उसे बस होने दो। जी झेंगयांग ने मुस्कुराते हुए बहुत ही बेपरवाही से कहा। मैं कैसे भूल सकता हूँ? मुझे बड़ा करने के लिए पिता का ऋण, भले ही यूनेर धूल में मिल जाए, मैं भूलने की हिम्मत नहीं कर सकता। और वह गद्दार, मैं अपनी घिनौनी नफरत कैसे मिटा सकता हूँ अगर मैं उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े नहीं कर दूं? यूनेर पिता की मौत के दृश्य को भूलने की हिम्मत नहीं कर सकता। स्वर्ग की कृपा से मैं, जी किंग यून, वापस जीवित हो गया। अगर मैं इस दुश्मनी का बदला नहीं लूंगा तो मुझे इंसान कैसे माना जा सकता है? जी झेंगयांग ने अपना मायावी हाथ बढ़ाया और हल्के से ये युआन के सिर को अतीत की तरह सहलाया। सिवाय इसके कि वर्तमान जी झेंगयांग एक भौतिक शरीर के बिना एक बची हुई आत्मा थी। वह ये युआन को कैसे छू सकता था? हालांकि जी झेंगयांग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि उसका हाथ ये युआन से होकर गुजरा और उसने कुछ भी नहीं छुआ, फिर भी उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। ये दृश्य देखकर ये युआन को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में चाकू घोंपा जा रहा हो। ओह यूनेर, तुम्हारा पुनर्जीवित होना कोई स्वर्ग का आशीर्वाद नहीं है। ये पिता ही हैं जिन्होंने तुम्हें निचले लोकों में भेजने के लिए एक दिव्य आत्मा की गुप्त कला का उपयोग किया। लेकिन पिता ने तुम्हें निचले लोकों में यह उम्मीद करने के लिए नहीं भेजा था कि तुम अपने दिन नफरत में बिताओ और नफरत से अंधे हो जाओ। इस तरह तुम बदला लेने की मशीन बन जाओगी। ये वह परिणाम नहीं है जो मैं देखना चाहता हूँ। जी झेंगयांग ने आह भरी और कहा। ये युआन कांप उठा और उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। क्या उसका पुनर्जन्म वास्तव में उसके पिता द्वारा किसी महान रहस्यमयी क्षमता के प्रयोग के कारण हुआ था? ये कैसे संभव हुआ? हालांकि ये युआन को अचानक कुछ याद आया और उसने तुरंत उत्तेजित होकर कहा, पिताजी, चूंकि आपके पास इस तरह की शक्तियां हैं, तो क्या आपने पुनर्जन्म लेने की भी व्यवस्था की है? आपने पुनर्जन्म कहाँ लिया? मैं आपको ढूंढने जा रहा हूँ। जी झेंगयांग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, यूनेर। जी कैंगलान ने इतने लंबे समय तक योजना बनाए, वह पिता को मेरी दिव्य आत्मा को भागने का मौका कैसे दे सकता था? उस समय पिता ने तुम्हें दूर भेजने के लिए मेरे सारे प्रयास पहले ही खर्च कर दिए थे। ये केवल इसलिए था क्योंकि उन्होंने पिता की ताकत को कम करके आंका था कि मैं तुम्हें बचने का एक छोटा सा मौका दे सकता था। उस समय मेरी दिव्य आत्मा को उसने लगभग पूरी तरह से चूर चूर कर दिया था। ये बेहद कमजोर और दुर्बल अवस्था में थी, लेकिन यह नष्ट नहीं हुई। ये केवल इसलिए था क्योंकि उसका दिव्य आत्मा क्षेत्र मेरी उपस्थिति को नहीं पहचान सका। इसलिए मैं शून्य में छिप गया और तब तक इंतजार किया जब तक कि वह तुम्हें मार न दे, ताकि उसे लगे कि तुम्हारी आत्मा पहले ही नष्ट हो चुकी है। फिर मेरी बची हुई आत्मा तुम्हारी दिव्य आत्मा को शून्य से होकर निचले क्षेत्रों में ले गई। केवल अब ये युआन को पता चला कि उसका पुनर्जन्म आकस्मिक नहीं था, बल्कि जी झेंगयांग द्वारा उसकी दिव्य आत्मा को पूरी तरह से समाप्त करने का जोखिम उठाकर उसके लिए खोजी गई आशा की एक कमजोर डोर थी। जी झेंगयांग ने इसे आसानी से वर्णित किया, लेकिन ये युआन उस समय खतरे को महसूस कर सकता था। जी कैंगलान का दिव्य आत्मा क्षेत्र कम नहीं था और उसके लिए एक बची हुई आत्मा की खोज न करना बिल्कुल असंभव था। जी झेंगयांग को जी कैंगलान की जांच को चकमा देकर छिप जाना था और उसे जी कैंगलान को ये सोचने के लिए गुप्त कला का प्रयोग करने की भी आवश्यकता थी कि ये युआन पहले से ही मर चुका है। फिर उसने ये युआन को निचले क्षेत्रों में लाने के लिए शून्य को तोड़ दिया। ये प्रक्रिया दिव्य आत्मा के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। यदि उसे बचाना संभव न होता तो जी झेंगयांग के पास अकेले भागने की पूरी क्षमता थी। जी झेंगयांग के दिव्य आत्मा क्षेत्र में पुनर्जन्म लेना कोई कठिन काम नहीं था। हालांकि जी झेंगयांग ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने उसके लिए उम्मीद की यह पतली सी किरण छोड़ने के लिए हर संभव कोशिश की। यह एक पिता द्वारा मरने से पहले लिया गया निर्णय था। ऐसे पिता का प्यार पहाड़ों और समुद्रों के समान है। ये युआन को इसका बदला कैसे चुकाना चाहिए? उसके पास कोई मौका नहीं था। अगर वह कर सकता तो ये युआन चाहेगा कि मरने वाला व्यक्ति वह हो। लेकिन ये युआन जानता था कि उसके पिता की बची हुई आत्मा अधिक समय तक टिक नहीं सकती। यह विदाई हमेशा के लिए होगी। पिताजी, मैं। जब जी झेंगयांग ने बात खत्म की तो ये युआन पहले से ही सिसकियों से घुट रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोई भी व्यक्ति अपने पिता से बेहतर किसी व्यक्ति को नहीं जानता। जी झेंगयांग को अपने बेटे की पितृभक्ति पर कभी संदेह नहीं हुआ। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, यूने, पिता ने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया कि तुम बदला लेने के बारे में सोचो।
मैं केवल यही चाहता हूं कि तुम जान लो कि पिता केवल यही आशा करते हैं कि तुम अच्छी तरह से जियो और बदला लेने वाली मशीन न बनो। लेकिन जी कैंगलान बहुत विश्वासघाती है। क्या हम चीजों को ऐसे ही जाने देंगे? ये युआन ने बहुत अनिच्छा से पूछा। जी झेंगयांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, पिताजी का यह मतलब नहीं था। मैं भी जानता हूं कि मैं तुम्हारा प्रतिशोध नहीं रोक सकता। तुम्हारे पास अपने पिछले जीवन की यादें हैं। भविष्य में दिव्य क्षेत्र में चढ़ना निश्चित है। तुम भी जल्दी या बाद में जी कैंगलान से मिलोगे। लेकिन पिता नहीं चाहते कि तुम पूरी तरह से नफरत से घिरे रहो। तुम जैसे लोगों और चलती फिरती लाश में क्या अंतर है? अगर तुम सच में जी कैंगलान को मार देते हो तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से अर्थहीन हो जाएगा। उस समय तुम खुद को भी खो दोगे और तुम्हारा साधना क्षेत्र भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। यूनेर, तुम्हें अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देने के लिए अपने कदम रोकने होंगे। उनकी उम्मीदों को कम मत करो। तुम अब जी किंगयुन नहीं हो। ये युआन का मन कांप उठा। ये हैंग, रेन होंगलिंग, लुएट, नानफेंग रुओकिंग, नानफेंग जेरो, हुआन योन, तांग यू की छवियां अनायास ही उसके सिर के अंदर उभर आईं। ये सही है। अब मैं जी किंगयुन नहीं हूं। मैं वर्तमान में ये युआन हूं। मेरा एक परिवार है, शिक्षक हैं और मित्र हैं। ये युआन ने गहरी सांस ली और गंभीरता से सिर हिलाया। पिताजी, ये बच्चा समझ गया है। निश्चिंत रहें, मैं अभी भी आपका बेटा हूं, जी किंगयुन। हालांकि मैं ये हैंग और रेन होंगलिंग का बेटा भी हूं, ये युआन। मैं आप सभी को निराश नहीं करूंगा। जी झेंगयांग की आंखों में मुस्कान थी। जाहिर है वह अपने बेटे से बहुत खुश था। वास्तव में वह अपने बेटे के जन्म के बाद से ही उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। यद्यपि आज वे जीवन और मृत्यु के बंधन में बंध चुके थे, फिर भी उनके लिए ये जानना काफी था कि वे अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं। हाँ, मेरे यूनेर ने मुझे कब निराश किया है। हालांकि आपको पिताजी से वादा करना होगा, भविष्य में जब आप दिव्य क्षेत्र में वापस लौटेंगे तो आपको अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना होगा। कभी भी जबरदस्ती से काम न करें। जबकि जी कैंगलान शक्तिशाली हो सकता है, उसके लिए अकेले मेडिसिन किंग हॉल को पलटना असंभव है। निश्चित रूप से उसके पीछे एक और भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति है। जी झेंगयांग ने उसे चेतावनी दी। ये युआन ने सिर हिलाया और कहा, आराम करो पिताजी। ये बच्चा जानता है कि क्या करना है। पिताजी, ये बच्चा निश्चित रूप से इस जीवन काल में देवता के दायरे में कदम रखेगा और हमारे पिछले जीवन की लंबे समय से पोषित इच्छा को पूरा करेगा। टिप्पणी 66। सभी को देखें। मैंने अपने पिता को यह उपन्यास जोर से पढ़कर सुनाने का फैसला किया जब वे एक दुर्घटना में शामिल थे। 20 सितंबर 2018 को मेरे पिता का निधन हो गया। मैं इस उपन्यास को पढ़ना जारी रखूंगा और हर अध्याय पर यह संदेश छोड़ूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं इसे अभी भी जोर से पढ़ूंगा या नहीं, लेकिन जब मैं इसे पढ़ूंगा तो मैं आपके बारे में सोचूंगा। मैं आपसे प्यार करता हूं पापा। तुम्हें पता है कि मैं पहले तो कुछ हद तक नाराज था। मेरा मतलब है कि 48 पत्थर और वह अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मैं काफी नाराज था कि लेखक ने अपनी नफरत और इस तरह की अन्य बातों की पुष्टि करने का फैसला किया, लेकिन अंत में यह थोड़ा मार्मिक हो गया। साथ ही मुझे उम्मीद थी कि उसका बूढ़ा आदमी उसे एक बेऔलाद बेटा कहेगा जो शादी नहीं करना चाहता। मेरी आत्मा के विलीन होने से पहले अपने पोते पोतियों को देखना चाहता हूं और यह सब। लोल। यह अध्याय चर्चा से गर्म है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 153 चिकित्सा भगवान की आत्मा कैनन। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C153 चिकित्सा भगवान की आत्मा कैनन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 153 चिकित्सा भगवान की आत्मा कैनन। ये युआन को देवलोक का उल्लेख करते देख जी झेंगयांग के चेहरे पर भी एक लालसा भरी झलक दिखाई दी। देवत्व क्षेत्र, ये वास्तव में एक लंबे समय से पोषित इच्छा है। यूनेर, पिता का मानना है कि आप इस 100,000 साल के रहस्य को सुलझा सकते हैं और देवता क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। जी झेंगयांग ने ये युआन के बेतहाशा उग्र शब्दों को बिना किसी हिचकिचाहट के सुना और उन पर विश्वास कर लिया। पिताजी, आप वास्तव में इस बच्चे को पुनर्जन्म के लिए निचले लोकों में भेज सकते हैं। आपकी दिव्य आत्मा किस लोक में पहुंची? ये युआन ने अपने दिल में सवाल उठाया। ये युआन के पिछले जन्म की दिव्य आत्मा भी बहुत शक्तिशाली थी। फिर भी वो पुनर्जन्म प्राप्त करने में असमर्थ था। दूसरे लोगों को पुनर्जीवित करने की बात तो दूर की बात थी। इसलिए वह बहुत उत्सुक था कि पिता कितने शक्तिशाली थे जिन्होंने उसे पुनर्जीवित होने दिया। जी झेंगयांग ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक आप अपनी प्रतिभा और समझ के साथ मेडिसिन गॉड सोल कैनन का सही ढंग से अध्ययन करते हैं, तब तक मेरे स्तर तक पहुंचना कोई कठिन बात नहीं है। चिकित्सा भगवान की आत्मा कैनन, क्या ये वे सुनहरे अक्षर हो सकते हैं जो मेरी चेतना के सागर में प्रवेश कर गए? ये युआन ने आश्चर्य से पूछा। ये सही है।
पिता की दिव्य आत्मा का क्षेत्र प्रतिदिन मेडिसिन गॉड सोल कैनन का अध्ययन करने के प्रभाव के कारण तेजी से बढ़ गया। तो यह ऐसा ही है। कोई आश्चर्य नहीं कि पिता एक आधे चरण वाली दिव्य गोली को परिष्कृत कर सकते हैं। तो यह वास्तव में इस तरह के रहस्यमय कैनन को प्राप्त करने के कारण है। क्या यह हो सकता है कि पिता की दिव्य आत्मा वास्तव में पौराणिक आधे चरण वाले देवता क्षेत्र तक पहुंच गई हो? ये युआन अपने दिल में अतुलनीय रूप से हैरान था। जी झेंगयांग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आधे कदम वाली दिव्य गोली क्या है? ये सब जी कैंगलान द्वारा गढ़ा गया है। वह औषधीय गोली अधिकतम टियर 9 औषधीय गोलियों से थोड़ी ही अधिक शक्तिशाली थी। यह आधे कदम वाली दिव्य गोली कहलाने के योग्य कैसे हो सकती है? जहां तक दिव्य आत्मा क्षेत्र की बात है, मैं अभी भी आधे कदम वाले देवता क्षेत्र से बहुत दूर हूं। अगर मैं आधे कदम वाले देवता क्षेत्र में पहुंच गया तो जी कैंगलान को मुझ पर हाथ रखने का अवसर कैसे मिल सकता है? हालांकि जितना अधिक मैं औषधि भगवान की आत्मा कैनन को समझता हूं, उतना ही अधिक मुझे लगता है कि देवता क्षेत्र अस्पष्ट और गूढ़ है। ये युआन भी पहले दिव्य राजा क्षेत्र में था। वह स्वाभाविक रूप से देवता क्षेत्र के पौराणिक और भ्रामक आकर्षण को महसूस कर सकता था। लेकिन जी झेंगयांग को ये कहते हुए सुनकर उन्हें लगा कि भविष्य कठिनाइयों से भरा होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये औषधि भगवान की आत्मा कैनन इतनी रहस्यमय थी और यह वास्तव में पिता को देवता क्षेत्र में कदम रखने में मदद करने में असमर्थ थी। पिताजी, आपको यह मेडिसिन गॉड सोल कैनन कहाँ से मिला? मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? ये युआन ने उत्सुकता से पूछा। पिता ने गॉड्सफॉल माउंटेन रेंज से इस मेडिसिन गॉड सोल कैनन को प्राप्त किया। लेकिन यह मेडिसिन गॉड सोल कैनन केवल एक अधूरा कैनन है। आज तक मुझे इसकी उत्पत्ति के बारे में भी नहीं पता है। जब मैंने इसे प्राप्त किया तो ये केवल एक फटी हुई किताब थी, बहुत ही अगोचर। लेकिन जब मैंने इसे जांचने के लिए दिव्य इंद्रिय का उपयोग किया तो ये सुनहरे अक्षर वास्तव में स्वचालित रूप से मेरी दिव्य आत्मा में अंकित हो गए। मैं इसे पुनः प्राप्त करने में भी असमर्थ था। मैं केवल हर दिन इसका अध्ययन कर सकता था। जब तक कि मेरी दिव्य आत्मा के दायरे में कुछ सफलता नहीं मिली, तब तक मैं इन सुनहरे अक्षरों को मुश्किल से नियंत्रित करने में सक्षम था, जी झेंगयांग ने समझाया। ये वास्तव में गॉड्सफॉल पर्वत श्रृंखला है। कोई आश्चर्य नहीं, लगभग 10 साल पहले या पिता के मरने से पहले आपने गॉडफॉल पर्वत श्रृंखला में घुसने के लिए कई दिव्य राजा शक्तियों के साथ हाथ मिलाया। मुझे डर है कि उस दौरान मेडिसिन गॉड की आत्मा कैनन प्राप्त की गई थी, है ना? ये युआन के चेहरे पर हसास की झलक थी। दिव्य राजा विशेषज्ञ वास्तव में दिव्य क्षेत्र में सर्वोच्च अस्तित्व थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि वे दुनिया भर में कहीं भी स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते थे। दिव्य क्षेत्र में कुछ निश्चित स्थान थे। यदि दिव्य राजा विशेषज्ञ भी प्रवेश कर जाते तो एक क्षण की लापरवाही से विनाश का खतरा होता। गॉड्सफॉल पर्वत श्रृंखला उनमें से एक थी। जैसा कि नाम से पता चलता है, एक ऐसा स्थान जहां देवता क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों को भी नष्ट होना पड़ा। दिव्य राजा विशेषज्ञों ने क्या गणना की? बेशक, गॉड्सफॉल माउंटेन रेंज के बारे में एक और कहावत थी। अनगिनत युगों पहले उस जगह पर एक जबरदस्त महायुद्ध हुआ था। महायुद्ध में भाग लेने वाले सभी देवता क्षेत्र के शक्तिशाली लोग थे। उस युद्ध में कई देवता क्षेत्र के विशेषज्ञ मारे गए, इसलिए उस जगह को बाद में गॉड्सफॉल माउंटेन रेंज कहा जाने लगा। लेकिन बहुत समय बीत चुका था। अब यह तय करना मुश्किल था कि कौन सी बात सच थी। केवल एक बात निश्चित थी, वह ये कि गॉडफॉल पर्वत श्रृंखला एक अत्यंत खतरनाक स्थान था, लेकिन साथ ही वहां बहुत भाग्यशाली संभावनाएं भी थीं। ये औषधि भगवान की आत्मा कैनन कुछ देवता क्षेत्र विशेषज्ञ द्वारा छोड़ी गई एक आत्मा साधना पद्धति हो सकती है। जी झेंगयांग ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है, यह उस समय प्राप्त किया गया था। आपने मेडिसिन गॉड की आत्मा कैनन को भी देखा है और आपको इसके आकर्षण को समझना चाहिए। मैं भी तब इन सुनहरे अक्षरों को समझने में असमर्थ था, इसलिए मैंने अस्थायी रूप से आपको नहीं बताया। बाद में जब मैंने आपको मेडिसिन गॉड की आत्मा कैनन प्रदान करने की योजना बनाई तो वह अप्रत्याशित घटना घटी। सच में भाग्य पुरुषों को मूर्ख बनाता है। आपकी प्रतिभा के साथ यदि आपको मेडिसिन गॉड की आत्मा कैनन को समझने के लिए कई 100 साल दिए गए तो आप वास्तव में अर्धदेवता क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य राजा विशेषज्ञों के अनुसार कई 100 साल का समय लंबा नहीं माना जाता। ये सिर्फ एकांतवास की अवधि हो सकती है। एड्स बाय पब फ्यूचर। जी झेंगयांग ने ये युआन को मात्र कुछ 100 वर्षों की समय सीमा दी, जिससे ये स्पष्ट था कि उन्हें अपने बेटे की प्रतिभा पर कितना भरोसा था। लेकिन जब ये युआन ने ये सुना तो उसने कहा, पिताजी, शायद ये जीवनकाल मेरा अवसर है। अपने पिछले जीवन में मैंने मार्शल पथ की उपेक्षा की। भले ही मैंने मेडिसिन गॉड की आत्मा कैनन हासिल कर ली हो, मैं अर्ध देवता क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इस जीवन में मैं अपना दिल मार्शल पथ में लगाऊंगा और उस अद्वितीय देवता क्षेत्र का अनुसरण करूंगा। मैं पिता को बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। जी झेंगयांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं स्वाभाविक रूप से निराश नहीं होऊंगा। पिता ने पहले ही आपके नए शरीर को देखा है।
आपने बहुत अच्छी तरह से साधना की है और आपकी नींव भी बहुत ठोस है। आपने 9 आत्मा की बूंदों को संघनित किया है और दिव्य आत्मा परिवर्तन भी बहुत दोषरहित था। जब तक आप प्रत्येक कदम को दृढ़ता से आगे बढ़ाते हैं, भविष्य में देवता क्षेत्र में कदम रखना निश्चित रूप से एक सपना नहीं है। ठीक है, समय लगभग समाप्त हो गया है। पिता को जाना चाहिए। भविष्य में जब पिता आपके साथ नहीं होंगे तो आपको अपना अच्छा ख्याल रखना होगा। जब वह बात कर रहा था, जी झेंगयान का शरीर धीरे धीरे बेहोश होता जा रहा था। यह एक बची हुई आत्मा के लुप्त होने का संकेत था। ये युआन की आंखें एक बार फिर धुंधली हो गईं। पिता और पुत्र बड़ी मुश्किल से फिर से एक हो पाए, फिर भी ये बहुत क्षणभंगुर था। यह अलविदा हमेशा के लिए था। ये युआन ने जी झेन्यान को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह गायब होने के कगार पर खड़ी एक बची हुई आत्मा को कैसे पकड़ सकता था। चिंता मत करो पिताजी, ये बच्चा पहले ही बड़ा हो चुका है। मैं अपना ख्याल अच्छे से रखूंगा। मैं भविष्य में निश्चित रूप से देवलोक में कदम रखूंगा। भले ही मुझे हर संभव कोशिश करनी पड़े, मैं आपको पुनर्जीवित करने का कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढ लूंगा। ये युआन ने आंखों में आंसू भरकर कहा। हाँ, मूर्ख लड़के, जीवन और मृत्यु स्वर्ग द्वारा तय की जाती है। तुम्हें बस अपने आप को अच्छी तरह से जीना होगा और यही काफी होगा। जी झेंगयान की बची हुई आत्मा धीरे धीरे धुंधली और धुंधली होती गई और अंततः शून्य में लुप्त हो गई। एक बार फिर अपने पिता को उसे छोड़ते हुए देखकर ये युआन को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में चाकू घुस गया हो। वह सिर्फ इसलिए खुद से नफरत करता था क्योंकि वह बहुत कमजोर था। अगर उसके पास पिता की पुरानी ताकत होती तो वह निश्चित रूप से पिता की दिव्य आत्मा को थामे रख सकता था और उन्हें पुनर्जीवित भी कर सकता था। लेकिन अभी तो वह कुछ भी करने में असमर्थ था। ये युआन ने एक बार फिर उस तरह की गहरी असहायता का अनुभव किया। उसे इस तरह की भावना बहुत नापसंद थी। मुझे ये युआन को इस जीवनकाल में निश्चित रूप से देवत्व क्षेत्र में कदम रखना चाहिए। हृदयहीन स्वर्ग हर चीज को तिनके की तरह मानता है। मुझे ये युआन को अपना खुद का महान दाव बनाना होगा और इस स्वर्ग का विरोध करना होगा। इस समय ये युआन वास्तविकता में वापस आ चुका था। ये युआन आसमान की ओर चिल्लाया। इस बिंदु पर ये युआन की आत्मा संक्षेपण क्षेत्र में सफलता अंततः पूरी हो गई थी। स्वर्ग और पृथ्वी की घटना ऐसे लुप्त हो गई जैसे कभी हुई ही न हो। युआन फेई बेहोश नानफेक जिरो और सु यीशान को ये युआन के सामने ले आया। ये युआन अभी तक अपने दुख से पूरी तरह से उबर नहीं पाया था। सु यीशान को देखकर उसकी हत्या की नीयत अनायास ही उमड़ पड़ी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 154। आप इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C154। आप इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं। हमारे कस्टम कंटेंट के साथ अपने ब्राउजिंग अनुभव का अधिक लाभ उठाएं। हमारे कस्टम कंटेंट के साथ अपने ब्राउजिंग अनुभव का अधिक लाभ उठाएं। प्रायोजित डिस्कवरी फीड। इंतजार क्यों, आज ही 1 करोड़ जीतें। इंतजार क्यों, आज ही 1 करोड़ जीतें। FUN 88 भारत का सबसे भरोसेमंद मंच। फन 88 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 154। आप इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं। अनुवादक सेलेफोटा _ संपादक रेगियस प्रोफेसर। मुझे क्या हुआ। ये युआन, तुम ठीक हो, ये बहुत अच्छी बात है। नानफेंग जिरो धीरे धीरे जाग उठी। ये युआन को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर वह बहुत खुश हुई। अनजाने में नानफेंग जिरो की ये युआन के प्रति चिंता पहले से ही एक अनैच्छिक आदत बन चुकी थी। हुर, ये तो बस आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, क्या हो सकता है। ये युआन ने बलपूर्वक अपने दिल में दुख को दबाया और एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा। लेकिन तुमने अभी अभी लोगों को सचमुच मौत के घाट उतार दिया, अपना सिर पकड़ते हुए जमीन पर लौटते हुए। मैंने तो सोचा कि मैंने तुम्हारा परेशान करने वाला रूप देखा और तुम्हारी मदद करने के लिए आना चाहता था, लेकिन इस आदमी ने मुझे बेहोश कर दिया। हुन्फ। नानफेक जिरो ने युआन फेई की ओर इशारा किया और नाराज नजर से कहा। यदि युआन फेई बहुत शक्तिशाली न होती तो शायद उसने इस समय अपनी तलवार घुमा ली होती। वो तुम्हें आने नहीं देने में सही है, इसलिए अब उसे दोष मत दो। मेरी दिव्य आत्मा का परिवर्तन दूसरों से अलग है। मैं एक विशेष प्रकार के बपतिस्मा का अनुभव करूंगा, इसलिए यह इतना दर्दनाक है। पहले मेरे चारों ओर कई दर्जन फीट का दायरा बेहद खतरनाक था। अगर तुम जल्दबाजी में यहां आते तो तुम्हारी दिव्य आत्मा को चोट लग जाती, ये युआन ने समझाया। नानफेंग जिरो ने ये युआन को संदेह से देखा और फिर युआन फेई की ओर देखा। सच में? बेशक ये सच है। अगर नहीं तो आप मेरी आत्मा की शक्ति को महसूस कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो कहा वह झूठ नहीं है। जैसे ही उसने बात की, ये युआन ने अपनी आत्मा की शक्ति को बाहर निकाला।
युआन फेई और नानफेंग ज़िरो ने स्पष्ट रूप से आत्मा की शक्ति के उस उछाल को महसूस किया। तुमने वास्तव में सीधे मध्यम श्रेणी के कीमिया मास्टर की आत्मा शक्ति को तोड़ दिया। नानफेंग ज़िरो का चेहरा ऐसा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। यहां तक कि उसकी बोली भी हकलाने लगी। Adobe Max. Ignite your imagination, learn and be inspired by top creatives at Adobe Max October 15th-16. Sign up to watch online for free. Adobe पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बगल में युआन फेई को भी यह प्रत्याशित लगा। दो बंदरों की आंखें फड़क उठीं। जाहिर है वह भी बहुत हैरान था। सामान्य परिस्थितियों में एक मार्शल कलाकार की आत्मा शक्ति उसके साधना क्षेत्र के अनुसार होती है। स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली दिव्य आत्मा वाले लोगों को छोड़कर साधना के स्तर में एक समान आत्मा शक्ति होगी। ये युआन के टूटने से पहले उसकी दिव्य आत्मा लगभग औसत व्यक्ति के समान ही थी। भले ही वह दिव्य आत्मा परिवर्तन से गुजरा हो, लेकिन ये केवल निम्न श्रेणी कीमिया मास्टर आत्मा शक्ति की सीमा तक ही होना चाहिए था। वह सीधे मध्यम श्रेणी कीमिया मास्टर आत्मा शक्ति कैसे प्राप्त कर सकता था? ये युआन मुस्कुराया और कहा, क्या मैंने अभी नहीं कहा था? मेरा दिव्य आत्मा परिवर्तन दूसरों से अलग है। इस तरह के दर्दनाक दिव्य आत्मा बपतिस्मा का अनुभव करने के बाद जो मैंने प्राप्त किया वह स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में अधिक था। लेकिन अगर आपके पास मध्यम श्रेणी की कीमिया मास्टर आत्मा शक्ति है, तो क्या आप सीधे उच्च श्रेणी के टियर 2 औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं होंगे? नानफेंग ज़िरो ने आश्चर्य में कहा। उसे याद आया कि जब ये युआन चौथे स्तर के सार्क्यूइक क्षेत्र में था, तो वह टियर 2 औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकता था। तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास कम से कम वर्तमान में एक उच्च श्रेणी के कीमिया मास्टर की ताकत थी? क्या यह बहुत जल्दी नहीं था? उच्च श्रेणी टियर 2, भले ही मैं मध्यम श्रेणी की कीमिया मास्टर आत्मा शक्ति तक नहीं पहुंच पाया, ये भी कोई मुद्दा नहीं है। ये युआन के लिए किन राज्य की ये औषधीय गोलियां कोई चुनौती नहीं थी। उच्च श्रेणी की टियर 2 औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना बहुत आसान था। असली चुनौती वे औषधीय गोलियां थीं जो उच्च श्रेणी के टियर 2 से आगे निकल गईं। यदि ये युआन की आत्मा शक्ति में कोई सफलता नहीं मिली, तो इसे परिष्कृत करने में वास्तव में कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। आखिरकार टियर 2 औषधीय गोलियां टियर 1 औषधीय गोलियों की तुलना में बहुत कठिन थीं। औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए रैंक में छलांग लगाने से भी कठिनाई स्वाभाविक रूप से बढ़ गई। नानफेंग ज़िरो ने गहरी सांस ली और कहा, सु यीशान ने एक बात पर बिल्कुल सही कहा था। ये युआन दंग रह गया और पूछा, उसने मेरे बारे में क्या कहा? तुम विचित्र हो। विचित्र। Play and win 1 crore. Play and win 1 crore. FUN 88 India's most trusted platform. Fun 88 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नानफेंग ज़िरो के लिए सु यीशान द्वारा कही गई किसी बात को स्वीकार करना दुर्लभ था, क्योंकि ये युआन के शरीर पर घटित प्रत्येक घटना को सामान्य शब्द से वर्णित नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसे केवल अजीब शब्द से ही वर्णित किया जा सकता था। ये युआन ने हंसते हुए कहा, सु यीशान का मेरे बारे में इतना उच्च मूल्यांकन होना कितना दुर्लभ है। उसका धन्यवाद करने के लिए मैं उसे निष्पक्ष रूप से लड़ने का मौका दूंगा। नानफेंग ज़िरो ये सुनकर बहुत चौंक गई और जल्दी से बोली, तुम सच में उसके साथ आमने सामने नहीं जा रही हो, है न? तुमने तो बस तोड़ दिया। युआन फी और मेरे आसपास होने के कारण तुम्हें व्यक्तिगत भावनाओं से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये था कि ये युआन स्पष्ट रूप से सु यीशान का मुकाबला नहीं था। नानफेंग ज़िरो की सोच गलत नहीं थी। हालांकि वह जानती थी कि ये युआन बहुत ताकतवर है और आत्मा संघनन क्षेत्र को तोड़ने के बाद वह निश्चित रूप से और भी प्रभावशाली था। उसने अभी तो तोड़ा था और सु यीशान उससे 3 छोटे क्षेत्र ऊपर था। इस दूरी की भरपाई इतनी आसानी से नहीं की जा सकती थी। नानफेंग ज़िरो को पता था कि आत्मा संघनन क्षेत्र के बाद युद्ध के लिए रैंकों में कूदना और भी कठिन होगा, क्योंकि प्रत्येक छोटे क्षेत्र के बीच असमानता और भी अधिक थी। 3 स्पिरिट लिक्विड ड्रॉप्स फर्स्ट लेवल स्पिरिट कंडेंसेशन रियलम और 1 सेकंड लेवल स्पिरिट कंडेंसेशन रियलम। जिसने भी 3 स्पिरिट लिक्विड ड्रॉप्स को कंडेंस किया, उनके बीच 3 स्पिरिट लिक्विड ड्रॉप्स का अंतर था। इसका मतलब ये भी था कि उनके बीच सार ऊर्जा मात्रा में अंतर 100% था। स्वर्ग विरोधी तरीकों के बिना इस तरह की असमानता की भरपाई करना बहुत कठिन था। ये युआन और सु यीशान के बीच पूरे 3 छोटे छोटे स्थानों का अंतर था। बीच में एक छोटा सा मंच भी था। बीच में अंतर बहुत बड़ा था। ये युआन ने बस मुस्कुराकर कहा, आराम करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक उसी समय सु यीशान भी धीरे धीरे जाग गई। ये युआन को बुरी नीयत से उसे आंकते देख उसका दिल बिना किसी कारण के कांप उठा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चलो सु यीशान, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करने का मौका दूंगा। अब चलो एक पर एक मौत का मुकाबला करते हैं। ये युआन के शब्दों में एक प्रभावशाली भाव था, जैसे कि वह सभी के प्रति तिरस्कार दिखा रहा हो। तुम सच में मेरे साथ आमने सामने जाना चाहते हो? सु यीशान ने भी स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। यहां पर ये युआन का लाभ बहुत स्पष्ट था।
इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या तुम अनिच्छुक हो? ये युआन का स्वर ठंडा हो गया। इच्छुक? बेशक मैं इच्छुक हूं, सु यीशान ने जल्दी से जवाब दिया। इस समय उसके पास पहले से ही कोई विकल्प नहीं था। चूंकि ये युआन खुद मूर्ख था, तो क्या वह भी ये युआन की तरह मूर्ख नहीं होगा यदि उसने इस अवसर को अच्छी तरह से नहीं समझा। बात बस इतनी थी कि उसे चिंता थी कि ये युआन केवल अपनी ताकत मापने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है, और वह अंत में युआनफी से उसे मरवा देगा। यदि वह होते तो निश्चित रूप से ऐसा करते। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, युआन फेई और वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन नानफेग हमला नहीं करेंगे। जब तक आप मुझे मार सकते हैं, आप इस जगह को छोड़ सकते हैं। मैं युआन फेई को वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन नानफेग को रोकने और उसे हमला नहीं करने देने के लिए कहूंगा। ये युआन ने सु यीशान की चिंताओं को समझा और शांति से कहा। ये युआन, तुम। नानफेग ज़ीरो तुरंत उछल पड़ा, लेकिन युआन फेई ने उसे रोक लिया। सु यीशान जब ये दृश्य देखा तो वह खुशी से फूला नहीं समाया। ये कुछ दिन उसके लिए बहुत दुखदायी थे। लगभग 20 साल जीने के बाद भी उसने पहले कभी ऐसा अन्याय नहीं झेला था। हाँ, ये युआन, तुमने खुद ही इसके लिए कहा था, फिर मुझे पीछे न हटाने के लिए दोष मत दो। तुम इतने भोले नहीं हो कि यह सोचो कि तुम आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वास्तव में मेरे बराबर हो, है न? आमने सामने की लड़ाई अब प्रशिक्षण साथी बनने का समय नहीं है। सु यीशान पागलों की तरह हंसी। ये युआन ने बेपरवाही से कहा, इतनी सारी बकवास। चलो, तुम मौत को दावत दे रहे हो, ये युआन। सु यीशान ने अपने दांत पीस लिए और ये युआन पर मुक्का मारा। अगर अतीत में ये युआन इस मुक्के से बच निकलता तो निश्चित रूप से पहले ही क्षण में बच जाता। लेकिन अब ये युआन भागा नहीं और न ही चकमा दिया, उसने सीधे 8वीं परत की लहर से हमला किया। वे दोनों आपस में भिड़ गए। गड़गड़ाहट, तीव्र टक्कर के बाद दोनों कई कदम पीछे हट गए। सु यीशानी के चेहरे पर एक अविश्वसनीय आश्चर्य साफ झलक रहा था। क्या तुम अभी अभी आत्मा संघनन क्षेत्र में नहीं पहुंची हो? तुम इतनी मजबूत कैसे हो सकती हो? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 155 भावनाओं का प्रकटीकरण। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C155 भावनाओं का प्रकटीकरण। भारत की सबसे भरोसेमंद सट्टेबाजी साइट। भारत की सबसे भरोसेमंद सट्टेबाजी साइट। आज ही फन 88 पर अपनी जीत का सिलसिला शुरू करें। फन 88 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 155 भावनाओं का प्रकटीकरण। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। सु यीशान ये युआन की चाल से बहुत परिचित थी। स्टैकिंग वेव स्तरित हथेली, 8वीं स्तरित लहर। लेकिन सवाल ये था कि 8वीं परत वाली लहर में इतनी अविश्वसनीय शक्ति कैसे हो सकती है। वास्तव में उसकी हथेली से टकराने पर उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। 8वीं परत वाली लहर चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह सिर्फ एक टियर एक मार्शल तकनीक थी। ये युआन अभी अभी स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे में पहुंचा था। टियर एक मार्शल तकनीक का उपयोग करने वाला एक प्रथम स्तर का स्पिरिट कंडेंसेशन दायरा वास्तव में उसके जैसे चौथे स्तर के स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे के मार्शल कलाकार के साथ बराबरी कर सकता है। टियर एक मार्शल तकनीकें कब से इतनी शक्तिशाली हो गईं? प्रथम स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र कब से इतने शक्तिशाली हो गए? ये युआन ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए नाराजगी से कहा, वास्तव में टियर एक मार्शल तकनीक अब उपयुक्त नहीं है। ये युआन अभी अभी स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे में पहुंचा था। मूवमेंट तकनीक स्पिरिट वॉर्ड शैटरिंग स्पेस के अलावा एब्सोल्यूट यांग फिंगर सहित उसकी सभी मार्शल तकनीकें टियर एक मार्शल तकनीकें थीं। चौथे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र से लड़ने के लिए टियर एक मार्शल तकनीक का उपयोग करना स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं था। अभी तक तो मुकाबला बराबरी का लग रहा था, लेकिन हकीकत में वह स्पष्ट रूप से पिछड़ रहे थे। ये युआन को जो नुकसान हुआ वह सु यीशान से कहीं ज्यादा था। वह जितनी दूरी तक पीछे हटा वह भी उससे ज्यादा था। इंटेल गेमिंग पीसी डील्स ऑन BBD। इंटेल गेमिंग पीसी डील्स ऑन BBD। इंटेल पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नानफेंग जिरोउ ने भी ये दृश्य देखकर अपना मुंह खुला का खुला छोड़ दिया और युआनफी की बाहों में संघर्ष करना बंद कर दिया। ये बहुत स्पष्ट था कि इस दृश्य ने उसे भी बहुत बड़ा झटका दिया था। हालांकि अभी अभी सु यीशान का वह हाथ का झटका उसकी सबसे मजबूत चाल नहीं थी, फिर भी उसने अपनी ताकत नहीं रोकी। मध्य श्रेणी टियर 2 मार्शल तकनीक और चौथे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र शक्ति, कोई भी इसे कैसे भी देखे, इसका परिणाम ये युआन को गंभीर रूप से घायल होना और खून की उल्टी होना चाहिए। हालांकि ये युआन केवल कुछ कदम पीछे हट गया। नानफेग जिरोउ को अचानक कुछ याद आया और उसने जोर से पूछा, ये युआन, तुमने स्पिरिट लिक्विड की कितनी बूंदें संघनित की? नानफेंग जिरोउ के पूछने पर सु यीशान ने भी अपने कान खड़े कर लिए। वह भी बहुत उत्सुक था कि यह 7 बूंदें थी या 8 बूंदें। ये युआन ने अपना सिर पीछे नहीं घुमाया और बस सहजता से कहा, 9 बूंदें।
सु यीशान की आंखें बाहर निकल आईं। 9 बूंदें। असंभव। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है जो 9 आत्मा तरल बूंदें संघनित कर सके और उसका डेंटियन फट न जाए। ये युआन ने शांति से कहा, तुम नहीं जानते, इसका मतलब यह नहीं है कि वहां कुछ भी नहीं है। किन राज्य महज एक छोटी सी जगह है। तुम तो बस एक कुएं की तलहटी में पड़े मेढक हो। ये कैसा मजाक है। मुझे यकीन नहीं होता। कुएं के तल पर मेढक। तुमने तो ऐसे कहा जैसे तुम किन राज्य से नहीं हो। हाँ, मुझे पता है, तुमने सिर्फ 7 बूंदें ही संघनित की होंगी और खुद को अच्छा दिखाना चाह रहे हो। या तो ऐसा है या फिर तुम मेरी मनस्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सु यीशान विश्वास करने को तैयार नहीं था, बल्कि इसलिए कि 9 आत्मा तरल बूंदें वास्तव में किंवदंतियों से भी अधिक पौराणिक थीं। जिस तरह से उसने इसे समझा, ऐसा प्रतीत होना पूरी तरह से असंभव था। और फिर भी, ये युआन ने कहा कि उसने 9 आत्मा तरल बूंदों को संघनित किया, जिससे सु यीशान के ज्ञान की पूर्णता टूट गई। इसलिए उसने विश्वास न करने का फैसला किया। लेकिन अंदर ही अंदर एक असंगत आवाज सु यीशान को बता रही थी कि ये युआन ने जो कहा वह सच था। अन्यथा कोई यह कैसे समझा सकता था कि कैसे ये युआन एक मार्शल तकनीक को अपने प्रथम स्तर के आत्मा संक्षेपण क्षेत्र के साथ जोड़ सकता है और उसके साथ समान रूप से मेल खा सकता है। भले ही सु यीशान ने कभी भी 7 आत्मा तरल बूंदों वाले मार्शल कलाकारों को नहीं देखा था, लेकिन वह जानता था कि 7 आत्मा तरल बूंदों वाले मार्शल कलाकारों के लिए इतनी शक्तिशाली ताकत रखना बिल्कुल असंभव था। कहने का तात्पर्य ये था कि ये युआन ने कम से कम 8 स्पिरिट तरल बूंदें संघनित की, शायद वे 9 बूंदें भी जिन्हें सु यीशान स्वीकार करने में अनिच्छुक थी। मैं सिर्फ एक तथ्य बता रहा था, आपको उस पर विश्वास दिलाने के लिए नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पर विश्वास करते हैं या नहीं, परिणाम नहीं बदलेगा, ये युआन ने उदासीनता से कहा। हंफ, तो फिर मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। चाहे तुम कितने भी राक्षसी हो, तुम तो प्रथम स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में हो। क्या तुम स्वर्ग का विरोध कर सकते हो? सु यीशान ने आक्रोश से कहा। उसके बाद सु यीशान आगे बढ़ी और ये युआन से टकरा गई। इस जोड़ी की हरकतें बहुत तेज थीं। वे 2 प्रतिरूपों में बदल गए और बिना रुके आपस में टकराने लगे। पलक झपकते ही उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा आदान प्रदान पार कर लिए। सु यीशान की मूवमेंट तकनीक तो कहने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने उच्च श्रेणी की टियर 2 मूवमेंट तकनीक का भी प्रशिक्षण लिया है, जो नानफेंग जीरो के स्पिरिट स्वेलो डांस से बिल्कुल भी कमतर नहीं है। हालांकि जब ये युआन ने आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश किया और उसे अपार सार ऊर्जा का समर्थन प्राप्त हुआ, तो आत्मा शून्य विखंडन स्थान के पहले चरण की असली शक्ति भी उभर कर सामने आई। उसकी गति वास्तव में सु यीशान से भी थोड़ी अधिक थी। बाहरी लोग तो नहीं बता सकते थे, लेकिन सु यीशान की इंद्रियां अतुलनीय रूप से स्पष्ट थीं। बस उस छोटी सी बात की वजह से उसका हमला हमेशा ये युआन के हमले से आधा बीट धीमा रहता था। इसका नतीजा ये हुआ कि वह हर बार अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाता था। ये युआन की 8वीं परत की लहर और पूर्ण यांग फिंगर जबरदस्त शक्ति वाली टिया मार्शल तकनीकें थीं। खास तौर पर पूर्ण यांग फिंगर, इसकी शक्ति का अब एक ही सांस में उल्लेख नहीं किया जा सकता है जैसा कि एसेंस्क्यूई दायरे के दौरान किया जाता था। हालांकि इससे सु यीशान को कोई वास्तविक नुकसान नहीं हो सकता था, लेकिन इससे वह इसे अनियंत्रित रूप से छोड़ने में असमर्थ हो गया। ये युआन ने इस आधे बीट के लाभ का उपयोग पूर्ण यांग फिंगर और 8वीं परत वाली लहर की शक्तिशाली ताकत के साथ मिलकर सु यीशान के साथ मजबूती से मुकाबला करने के लिए किया। इस तरह की भावना ने सु यीशान को इतना उदास कर दिया कि उसे खून की उल्टी आने लगी। फिलहाल उसे ये युआन के साथ इतना बड़ा दांव खेलने का पछतावा हो रहा था। उसे शुरू से ही अपनी सबसे शक्तिशाली चाल का इस्तेमाल करना चाहिए था और ये युआन से मरते दम तक लड़ना चाहिए था। वर्तमान स्थिति में यदि वह चाहे भी तो लड़ाई से पीछे हटना संभव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ये युआन पागल हो गया हो। उसने उसे शुरू से लेकर आखिर तक परेशान किया और उसे सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। BBD पर इंटेल गेमिंग पीसी डील। BBD पर इंटेल गेमिंग पीसी डील। इंटेल पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लानत है, ये सोचना कि उसकी चाल की तकनीक इतनी मजबूत है। मैं उसकी चाल में फंस गया। सु यीशान ने चुपचाप शाप दिया क्योंकि वह चीजों से निपट रहा था। उनके वर्तमान विचार बहुत सरल थे, लड़ाई से मुक्त होने का मौका ढूंढना और फिर एक बड़ा कदम उठाना। हालांकि ये युआन ने उसे यह मौका देने से इनकार कर दिया। वर्तमान ये युआन एक बूढ़े बैल की तरह था जिसे थकान का पता ही नहीं था। उसकी सारी हरकतें सु यीशान के शरीर का एक उग्र तूफान की तरह स्वागत कर रही थीं। अपने पिता से हमेशा के लिए अलग होने के बाद ये युआन के दिल में असीम दुख था। उसने इस दुख को युद्ध शक्ति में बदल दिया और इसे सु यीशान के शरीर पर उतार दिया। वर्तमान सु यीशान तो बस अपने दिल की भावनाओं को बाहर निकालने का लक्ष्य था। ठीक इसी तरह वे दोनों 100 सांसों में 100 से अधिक चक्रों का आदान प्रदान करते हैं। धमाका, एक और टकराव, लेकिन इस बार जोड़ी अलग हो गई। ये युआन ने आखिरकार सु यीशान के साथ अपनी उलझन छोड़ दी।
उसके दिल में मौजूद नकारात्मक भावनाएं लगभग खत्म हो चुकी थीं। अलग होने के बाद वे दोनों जोर जोर से सांस ले रहे थे। जाहिर है, इस तरह की उच्च आवृत्ति की झड़पें उनकी सहनशक्ति और सार ऊर्जा पर बहुत भारी पड़ रही थीं। कुछ देर हौंफने के बाद सु यीशान पहले तो संभला। उसने गुस्से में ये युआन से कहा, ये युआन, तुम सिर्फ इसलिए बहुत प्रभावशाली नहीं हो क्योंकि तुम्हारी चाल की तकनीक तेज है। अगर तुम में क्षमता है तो मेरी इस चाल को तोड़कर देखो ताकि मैं देख सकूं। अंत में सु यीशान ने दोनों हथेलियां आसमान की ओर उठाईं। ये वास्तव में स्वर्ग फ्लिपिंग पाम की शुरुआती हरकत थी। सु यीशान पहले से ही चौथे स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र में थी। स्वर्ग फ्लिपिंग पाम को अभी प्रदर्शित करना अब अकादमी में वापस आने के समान ही नहीं हो सकता है। एक अद्भुत आभा फैली। लोगों को ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया हो और धरती फट गई हो। ये युआन ने गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को याद किया। उसने केंगुआ तलवार निकाली और हल्के से कहा, वार्म अप अभ्यास पहले ही हो चुका है। अब मैं तुम्हें 9 तलवारों के रुख के साथ तुम्हारे रास्ते पर भेजूंगा जो तुम लोगों की हत्या के कारण पूरा हुआ था। बात खत्म करते हुए उसकी छवि अलग हो गई और सु यीशान की आंखों के सामने 9 ये युआन प्रकट हुए। सु यीशान ने जब ये स्थिति देखी तो उसकी पुतलियां अनायास ही सिकुड़ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये युआन वास्तव में अभी भी इतना भयानक कदम छिपा रहा है। चांग वन की लड़ाई सिर्फ एक पल के लिए ही चली। उस समय वह नानफेंग जिरो से लड़ रहा था और उसने यह नहीं देखा कि ये युआन ने हत्या से कैसे बचा लिया। इसके अलावा बाद के मुकाबलों के दौरान ये युआन ने भी इस चाल का उपयोग नहीं किया। कोई भी इसे कैसे भी देखे, 9 छायाचित्रों ने सु यीशान को बहुत बड़ा झटका दिया। BBD पर इंटेल गेमिंग पीसी डील। BBD पर इंटेल गेमिंग पीसी डील। इंटेल पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 156 दिव्य आत्मा रहस्यमय कला। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C156 दिव्य आत्मा रहस्यमय कला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 156 दिव्य आत्मा रहस्यमय कला। अनुवादक सेलेफोटा _ संपादक रेगियस प्रोफेसर। एक भयानक तलवार की मंशा भी इसी तरह बाहर निकली जो सु यीशान की आभा से टकरा रही थी। ये वास्तव में बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं था। सु यीशान को इस तलवार के इरादे का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उस समय लियू रुशुई के लिए सु यीशान को ये युआन ने दयनीय स्थिति में डाल दिया था। ये तलवार के इरादे से मारा जाने के कारण था। हालांकि वर्तमान एजियोर डिप फ्लोटिंग जीरो स्वॉर्ड आर्ट का अब उसी तरह उल्लेख नहीं किया जा सकता है जैसा कि मूल रूप से था। ये युआन की तलवार की मंशा का दायरा बहुत ऊंचा था, बस उसके पास उससे मेल खाने वाली सार ऊर्जा नहीं थी। ये युआन आज पहले ही स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे में घुस चुका था और उसने 9 स्पिरिट लिक्विड की बूंदें संघनित कर दी थीं। एजियोर डिप फ्लोटिंग जीरो स्वॉर्ड आर्ट की ताकत का प्रदर्शन स्वाभाविक रूप से एसेंस क्यूई दायरे की तुलना में कई स्तर अधिक होगा। इस बार जब ये युआन ने 9 तलवारों का रुख अपनाया तो वह सीधी रेखा में नहीं खड़ा था, बल्कि उसकी जगह 9 अव्यवस्थित आकृतियां थीं। 9 तलवारों का रुख पूरा होने के बाद ये युआन पहले से ही इन 9 छायाचित्रों को स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित कर सकता था और तलवार की किरणों को छोड़ने के समय को भी स्वतंत्र रूप से नियंत्रित कर सकता था। इस तरह 9 तलवारों के रुख की ताकत बहुत अधिक होगी। 9 अव्यवस्थित आकृतियों द्वारा छोड़ी गई तलवार की किरणों से बचाव करना, यदि उन्हें एक पंक्ति में खड़ा कर दिया जाए तो उससे कहीं अधिक कठिन होगा। इसके अलावा ये युआन अब प्रतिद्वंद्वी की स्थिति के अनुसार तलवार किरण छोड़ने की पूरी अवधि को स्वतंत्र रूप से समायोजित कर सकता था। लय में इस परिवर्तन से सावधान रहना सबसे कठिन था। यदि प्रतिद्वंद्वी ये युआन से बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं था तो वे दूसरे तलवार किरण का बचाव कैसे कर सकते थे जब उन्होंने केवल एक तलवार किरण को रोका था और नई ताकत नहीं जुटाई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये युआन द्वारा निर्मित 9 तलवारों के रुख का सबसे बड़ा पहलू था। शक्तिशाली तलवार की मंशा और बहुविविध हमलों के समन्वय से ये युआन की शक्ति एक बार फिर बढ़ सकती है। सु यीशान को सहज ही एहसास हो गया था कि चीजें ठीक नहीं थीं। लेकिन अभी यह एक नोकदार तीर की तरह था जिसे छोड़ना ही था। चूंकि वह ये नहीं पहचान पा रहा था कि ये युआन का असली शरीर कौन सा है, इसलिए उसने सीधे अपनी हथेली से हवा के साथ उसे पार कर लिया। चौथे स्तर की आत्मा संक्षेपण क्षेत्र की अपनी शक्तिशाली ताकत के साथ वह सीधे ये युआन को कुचल देगा। भले ही ये युआन ने 9 स्पिरिट लिक्विड की बूंदें संघनित कर ली हों, फिर भी उनके बीच असमानता बहुत बड़ी थी। अगर उसने इस लाभ का अच्छा उपयोग नहीं किया तो आज उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा। हेवन फ्लिपिंग पाम में अपने आप में अविश्वसनीय शक्ति थी। सु परिवार की टियर 2 मार्शल तकनीकों में यह भी एक शिखर अस्तित्व था। आत्मा संक्षेपण क्षेत्र को तोड़ने के बाद सु यीशान को विश्वास था कि वह 5वें स्तर के आत्मा संक्षेपण क्षेत्र के मार्शल कलाकारों को कुचलने के लिए स्वर्ग फ्लिपिंग पाम पर भरोसा कर सकता है। सु यीशान वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे।
उन्हें महत्वपूर्ण परिस्थितियों में काम करने का भरपूर अनुभव था और वे ग्रीनहाउस में उगने वाले फूलों की तरह नहीं थे। लेकिन दुख की बात है, उसकी मुलाकात ये युआन से हुई। जैसे ही वह स्वर्गीय फ्लिपिंग पाम को छोड़ने के लिए तैयार हुआ, उसका मस्तिष्क अचानक खाली हो गया। उसकी दिव्य आत्मा एक भ्रमित और धुंधली अवस्था में डूब गई। हालांकि सु यीशान को तुरंत होश आ गया, सिवाय इसके कि जब विशेषज्ञ एक दूसरे पर वार करते हैं तो एक सेकंड की देरी भी घातक परिणाम पैदा करने के लिए पर्याप्त होती है। 9 तलवारों की किरणें सीटी बजाती हुई चमकती हुई सु यीशान के सामने पहुंची। सु यीशान को इस समय ही होश आया। बचाव के लिए अपनी ताकत को प्रसारित करने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। स्वुश 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 9 तलवारों की किरणों ने सु यीशान के शरीर पर जोरदार प्रहार किया और उसकी सुरक्षात्मक सार ऊर्जा को तुरंत तोड़ दिया, जिससे उसके आंतरिक अंग नष्ट हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या हुआ? यह आखिरी विचार था जो सु यीशान के दिमाग में आया, लेकिन वह कभी नहीं जान पाएगा। नानफेंग जिरोउ ने मुश्किल से निगला और कुछ हद तक प्यास महसूस की। अभी अभी क्या हुआ, वह भी सचमुच जानना चाहती थी। उस आखिरी क्षण में सु यीशान ने स्पष्ट रूप से थोड़ा संकोच किया। बस उस छोटे से पल ने उसकी जान ले ली। लेकिन जीवन और मृत्यु के उस मोड़ पर वह क्यों डगमगाएगा? क्या यह आत्महत्या करने से अलग था? नानफेंग जिरोउ को पता था कि यह निश्चित रूप से ये युआन द्वारा किया गया काम था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसने कौन सा तरीका अपनाया था। इस बारे में बात करते हुए सु यीशान के साधना क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह वास्तव में पहले से ही उसके बराबर था। ये युआन सु यीशान को मार सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास उसे मारने की क्षमता भी थी। नानफेंग जिरोउ को अनजाने में 2 महीने पहले का वह दृश्य याद आ गया, जब उसने ये युआन को लगभग मार ही डाला था। सिर्फ 2 महीने में ही वह उससे आगे निकल गया, यहां तक कि उससे आगे भी निकल गया। सोचिए कि वह नानफेंग जिरोउ हमेशा दावा करती थी कि वह एक प्रतिभाशाली है, लेकिन ये युआन के सामने वह कुछ भी नहीं थी। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन नानफेंग। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन नानफेंग। ओह यह क्या है? नानफेंग जिरोउ ने तभी प्रतिक्रिया दी जब ये युआन ने लगातार 2 बार पुकारा। बहुत देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। उन्हें अंतहीन जंगल में प्रवेश किए हुए 5 से 6 दिन हो चुके थे और ये युआन के पास अभी भी 2 औषधीय जड़ी बूटियां थीं जो उसने प्राप्त नहीं की थीं। चूंकि यह मामला सुलझ चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसमें और देरी नहीं करना चाहते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि ये तथ्य न होता कि उसे आत्मा संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता थी, तो ये युआन बहुत पहले ही युआनफी को सु यीशान को मारने देता और इतनी सारी चीजें नहीं होने देता। नानफेंग जिरोउ कुछ उदास भाव से ये युआन के पीछे पीछे चली, जो उसके सामान्य स्वभाव से बिल्कुल अलग था। रास्ते भर दोनों एकदम चुप रहे, किसी ने भी बोलने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। 4 घंटे के बाद नानफेंग जिरोउ अंततः खुद को रोक नहीं सकी और अपना मुंह खोलकर पूछा, ये युआन, क्या तुम्हारे पास पूछने के लिए कुछ नहीं है? जब तुम बात करना चाहोगी तो तुम जाहिर तौर पर कहोगी। अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो मेरा पूछना भी व्यर्थ है। ये युआन ने बिना अपना सिर घुमाए बेपरवाही से जवाब दिया। नानफेंग जिरोउ ने ये युआन की पीठ को कुछ नाराजगी से देखा और असंतुष्ट होकर होंठ फुलाते हुए कहा, छी, यह आदमी जो महिलाओं को नहीं समझता। ये राजकुमारी इसके बारे में बात करेगी, ठीक है। मेरे पिता नानफेंग ही हैं। मुझे नानफेंग जिरोउ कहते हैं। मेरी चाची का नाम नानफेंग रुओकिंग है। मेरे पिता किन राज्य के शासक हैं? क्या ये ठीक है? मुझे ये बात बहुत पहले से पता थी। मुझे पता है कि आप जागरूक हैं, लेकिन कम से कम आपको मुझे अपना रवैया तो दिखाना चाहिए, है ना? नानफेंग जिरोउ ये युआन से इतनी नाराज थी कि उसने अपने दांत पीस लिए और अपने कदम रोककर अपने पैर पटकने लगी। उसने ये युआन के पीछे से जोर से चिल्लाते हुए कहा, अपनी पहचान तुमसे छिपाना मेरी चाची और मेरी गलती है, लेकिन हमारे पास ऐसी कठिनाइयां भी हैं जिन्हें हम नहीं बता सकते। अपनी चाची और अपनी पहचान के साथ अकादमी में प्रवेश करना बहुत असुविधाजनक है, इसलिए हमने अपने उपनाम छिपाए। शुरू में मैंने वापस आने पर तुम्हें बताने की भी योजना बनाई थी, लेकिन क्या मुझे इस पूरे समय में मौका नहीं मिला? ये युआन भी रुक गया और पीछे मुड़ गया। नानफेंग जिरोउ को देखते हुए वह अचानक मुस्कुराया और कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन नानफेंग बहुत ज्यादा सोच रही हैं। अगर मेरे पास वास्तव में कोई रवैया होता तो मैं आपको बहुत पहले ही पीछे छोड़ देता और आपको अनदेखा कर देता और आपसे बात करने के लिए यहाँ खड़ा नहीं होता। रवैया न रखना सबसे अच्छा रवैया है। नानफेंग जिरोउ ने अपने होंठ काटे और फिर गुस्से से कहा, तो आपने पहले क्यों नहीं कहा? मैंने तो सोचा था कि आप वाकई बहुत गुस्से में हैं। आपने भी मुझसे नहीं पूछा, ये युआन ने बहुत मासूमियत से जवाब दिया। नानफेंग जिरोउ ने इस बारे में सोचा और उसे भी ऐसा ही लगा। ऐसा लग रहा था कि वह शुरू से ही तरह तरह की कल्पना कर रही थी। उसने इस आदमी से पूछा भी नहीं था। शायद अपनी पहचान छिपाने की बात भी इस आदमी के दिल में मायने नहीं रखती थी। ठीक है, मैं ही था जिसने चीजों की कल्पना की थी।
तो तुम मुझे बताओ, जब तुमने सु यीशान को मारा तो उसकी गति आधी गति से क्यों धीमी हो गई? नानफेंग जिरो का व्यक्तित्व लापरवाह था। ये जानते हुए कि ये युआन नाराज नहीं था, उसने इस मामले को सीधे फिल्टर कर दिया। नानफेंग जिरो एक बार फिर से वही अनियंत्रित छोटी राजकुमारी बन गई। उस बारे में, यह एक दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला है, गॉड स्टनिंग स्पाइक। ये लोगों को थोड़े समय के लिए ध्यान भटका सकता है। ये युआन का इसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था और उसने सीधे तौर पर कहा, दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला। आप वास्तव में दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला भी जानते हैं? नानफेंग जिरो ने आश्चर्य में कहा। यह दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला का सबसे उथला प्रकार है। इसमें उत्साहित होने की क्या बात है? ऐसा नहीं है कि ये युआन दिखावा कर रहा था, लेकिन यह ईश्वर को अचंभित करने वाला स्पाइक वास्तव में उन दिव्य आत्मा रहस्यवादी कलाओं में सबसे भद्दा था जिन्हें वह जानता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 157 राक्षसी जानवरों का भयंकर युद्ध। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C157 राक्षसी जानवरों का भयंकर युद्ध। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 157 राक्षसी जानवरों का भयंकर युद्ध। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। गॉड स्टनिंग स्पाइक प्रतिद्वंद्वी की दिव्य आत्मा पर हमला करने के लिए आत्मा शक्ति का उपयोग करने का एक सरल तरीका था। यह इतना गहरा नहीं था। यदि सु यीशान पहले से तैयार होती तो ये युआन सफल भी नहीं हो पाता। आखिरकार ये युआन के पास केवल मध्यम श्रेणी की कीमिया मास्टर आत्मा शक्ति थी। ये लगभग सु यीशान के समान ही थी। उनके इस हमले से वह आश्चर्यचकित हो गए। बेशक दिव्य आत्मा रहस्यवादी कलाएं ये युआन के लिए बहुत मायने नहीं रखती थीं, लेकिन किन राज्य जैसे नश्वर देशों में ये बिल्कुल एक अत्यंत दुर्लभ अस्तित्व था। भले ही ये दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला का सबसे भद्दा प्रकार था। जब किन राज्य के मार्शल कलाकार आपस में लड़ते थे तो वे दूसरे पक्ष द्वारा दिव्य आत्मा रहस्यवादी कलाओं का उपयोग करने के बारे में सोचते भी नहीं थे, क्योंकि यह बात बहुत दुर्लभ थी। इसलिए जिन मार्शल कलाकारों के पास दिव्य आत्मा रहस्यमयी कलाएं होती हैं, वे छिपकर हमला करने में सफल होते हैं। बस इतना था कि बहुत कम लोग इसे जानते थे, इतने कम कि इसके प्रति सतर्क रहने की कोई जरूरत ही नहीं थी। हर बार जब कोई युद्ध लड़ता था तो विरोधी पक्ष की दिव्य आत्मा की रहस्यमय कला के प्रति सतर्क रहने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके विपरीत इस तरह से विचलित होना एक बहुत बड़ी वर्जना थी। हाँ, मुझे इसके बारे में बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था। दिव्य आत्मा रहस्यवादी कलाओं के अलावा सु यीशान इस तरह की निम्न स्तरीय गलती कैसे कर सकता है? नानफेंग जिरो ने बड़बड़ाया। ये युआन जाने के लिए मुड़ा। नानफेंग जिरो ने जल्दी से खुद को संभाला और जल्दी से पीछा करते हुए ये युआन को पकड़ लिया और कहा, ये युआन, मुझे ये दिव्य आत्मा रहस्यवादी कला सिखाओ, ठीक है? लेकिन ये युआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नानफेंग जिरो के चेहरे पर अचानक आए परिवर्तन को देखकर ये युआन ने जल्दी से कहा, अभी तुम्हारा काम जल अवरोधक मंत्र की साधना करना है। अन्य मामलों पर समय बर्बाद करने से तुम्हारी साधना में देरी ही होगी। तुम्हारा जल अवरोधक मंत्र पूरा होने के बाद मैं तुम्हें इससे भी अधिक शक्तिशाली मंत्र सिखाऊंगा। तभी नानफेंग जिरो का गुस्सा खुशी में बदल गया जब उसने कहा, आप ही थे जिन्होंने ये कहा था। अगर उस समय आप मुझे नहीं सिखाते हैं तो मैं सिखाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। नानफेंग जिरो ने लंबे समय तक कहा, मैं करूंगा, और इससे भी बेहतर धमकी के बारे में नहीं सोच सका। ये युआन की ताकत अब उससे कम नहीं रही थी। वो ये युआन को किस बात से धमका सकती थी? आराम करो, मेरे पास दिव्य आत्मा रहस्यवादी कलाएं बहुत हैं। जब तक तुम पर्याप्त क्षेत्र तक साधना कर सकते हो, मेरे पास जितनी चाहो उतनी है। चलो, ये युआन ने बहुत उदारता से कहा। पिछले जन्म में ये युआन ने मार्शल पद को लगभग छोड़ दिया था, लेकिन दिव्य आत्मा के संदर्भ में काफी शोध किया था। इसलिए उन्होंने कई दिव्य आत्मा रहस्यवादी कलाओं का भी अभ्यास किया। बेशक दिव्य आत्मा की साधना का उसका उद्देश्य अभी भी कीमियागिरी ही था। दिव्य आत्मा की इन रहस्यमयी कलाओं ने ये युआन को दिव्य आत्मा को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। उसने स्वाभाविक रूप से इसका अथक आनंद लिया। ... एक दिन बाद ये युआन नानफेंग जिरो और युआन फेई को पाइन यांग फल की कटाई के लिए ग्रे पाइन वन में ले गया। जाहिर है इस जगह की रक्षा के लिए शक्तिशाली राक्षसी जानवर भी थे। हालांकि ये केवल टियर 2 राक्षसी जानवर था। ये युआन ने युआनफी को छोड़ दिया और वह राक्षसी जानवर तुरंत कांपने लगा। उसने शुरू से लेकर अंत तक जरा सी भी दुश्मनी नहीं दिखाई। राक्षसी जानवरों की दुनिया में पदानुक्रम अधिक कठोर था। जब टियर 2 राक्षसी जानवर टियर 3 राक्षसी जानवर का सामना करता था तो केवल आज्ञाकारिता शब्द होता था। पाइन यांग फल को आसानी से प्राप्त करके ये युआन और बाकी लोग ब्लैकवाटर खट की ओर भागे।
ये 7 रंग वाले बहते बादल अजगर का निवास स्थान भी था। ब्लैकवाटर रेविन क्रिम्सन समिट रिज के पूर्व में था, जो लगभग 1000 मील दूर था। यह अंतहीन जंगल की सीमाओं से 600 मील दूर था और एक बेहद खतरनाक भूमि भी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन वर्तमान ये युआन के लिए यह इतना भी खतरनाक नहीं था। अपने साथ टियर 3 राक्षसी जानवर को लेकर वह अंतहीन जंगल के 1000 मील के दायरे में कहीं भी जा सकता था। हालांकि ये युआन आमतौर पर युआन फी को अपने साथ नहीं आने देता था, बल्कि उसे स्थानिक कलाकृति के अंदर ही रहने देता था। अंतहीन जंगल के अंदर न केवल कई छात्र परीक्षण में भाग ले रहे थे, बल्कि और भी राक्षसी जानवर शिकारी थे। अगर वे किसी से भी भिड़ जाते तो वे उसे हमेशा के लिए चुप करा सकते थे। ये युआन निर्दोष लोगों की हत्या नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप रहना ही बेहतर था। इसके अलावा जब ये युआन ने अंतहीन जंगल में प्रवेश किया तो उसने खुद को संयमित करने का इरादा किया। अगर उसने युआन फी को हर चीज के लिए आगे आने को कहा तो संयम का मतलब ही खत्म हो जाएगा। एक दिन बाद ये युआन और नानफेक जीरो अंततः ब्लैकवाटर रेविन पहुंचे। इस जगह पर खूबसूरत जंगल के साथ कलकल करती नदियां थीं। ये घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। 600 मील का क्षेत्र एक सीमा है। यहाँ टियर 1 राक्षसी जानवर और टियर 2 राक्षसी जानवर एक साथ मिल गए। बेशक ये भी कोई पूर्ण धारणा नहीं थी। हालांकि जिस मार्शल आर्टिस्ट का ये युआन ने इलाज किया था वह बहुत बदकिस्मत था। यहाँ 7 रंग वाले बहते बादल अजगर से सामना होना बहुत भाग्यशाली माना जा सकता है। उस मार्शल आर्टिस्ट के विवरण के अनुसार ये युआन ने निर्धारित किया कि 7 रंग का बहता हुआ बादल अजगर मध्य चरण टियर 2 हो सकता है। इस शक्ति के लिए युआन फेई को बाहर आने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। वह इसे स्वयं संभालने में सक्षम हो सकता है। लेकिन ये युआन ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। 7 रंग वाले बहते बादल अजगर की न केवल जहरीली सांस थी, बल्कि उसका मांसल शरीर भी बहुत शक्तिशाली था। अगर कोई गलती से उसके पास से गुजर जाए तो उसे निश्चित रूप से नुकसान होगा। रिकॉर्ड के अनुसार ये ब्लैकवाटर रेविन मूल रूप से एक लेट स्टेज टियर 1 राक्षसी जानवर का क्षेत्र था। लेकिन कौन जानता था कि कब इस पर 7 रंग के बहते बादल अजगर का कब्जा हो गया। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए जो 7 रंग के बहते बादल अजगर को पसंद हो। अन्यथा यह इस जगह से चिपकता नहीं। हम कुछ अच्छा भी प्राप्त कर सकते हैं। ये युआन ने अपनी आवाज नानफेक जीरो को प्रेषित की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नानफेक जीरो को पहले से ही ये युआन के ज्ञान की आदत थी। उसने बस पूछा, तो अब हम क्या करें? इसे बाहर निकालकर मार डालें। ये युआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, जल्दी मत करो। चलो पहले अंदर घुसकर स्थिति की जांच करते हैं। दोनों ने सांस छिपाने वाली गोली निगल ली और चुपचाप ब्लैकवाटर खड्ड में घुस गए। घने जंगल की परतों को पार करते हुए वे दोनों अंततः पानी की धारा के निकट पहुंच गए। लेकिन ठीक उसी समय नदी के किनारे एक खाली स्थान से तीव्र लड़ाई की आवाजें आने लगीं। ये युआन ने पेड़ के पत्तों को एक तरफ से हटाकर चुपके से देखा और वास्तव में 2 राक्षसी जानवरों को भयंकर युद्ध के बीच में देखा। उनमें से एक काला अजगर था जो लगभग 10 फुट लंबा था। ध्यान से देखने पर पता चला कि उसके मुख्य बिंदु पर वास्तव में 7 रंगों वाली एक पट्टी थी। ये वास्तव में 7 रंगों वाला बहता हुआ बादल अजगर था। और दूसरा राक्षसी जानवर एक शक्तिशाली सफेद बाघ था। इसी तरह एक टियर 2 राक्षसी जानवर था। सिवाय इसके कि सफेद बाघ की ताकत 7 रंग वाले बहते बादल अजगर से एक स्तर कम थी, बस निम्न स्तर की टियर 2। दोनों के बीच मुकाबला बहुत जोरदार था। हालांकि 7 रंगों वाला बहता बादल अजगर स्पष्ट रूप से पूरी तरह से हावी था। वह सफेद बाघ पहले से ही चोटों से भरा हुआ था। चमकीले लाल रक्त ने उस सफेद फर वाले शरीर को पूरी तरह से रंग दिया था, जिससे वह बहुत दयनीय लग रहा था। हालांकि वह सफेद बाघ बहुत जिद्दी लग रहा था। इतनी चोट लगने के बावजूद भी वह एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसके बजाय उसने दहाड़ते हुए 7 रंग वाले बहते बादल अजगर पर हमला करने की पहल की। इस प्रकार की उपस्थिति से स्पष्ट था कि वह इसे अपने साथ नीचे ले जाने का इरादा रखता था। ये युआन जब वह सफेद बाघ को हरा नहीं सकता तो वह भाग क्यों नहीं जाता? नानफेक जीरो ने कहा। जाहिर है उसे भी ये बहुत अजीब लगा। ये युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और उसी तरह अपनी आवाज भी प्रसारित की। पता नहीं, शायद कोई कारण है कि वह पीछे नहीं हट सकता। राक्षसी जानवरों के भी कारण होते हैं। मुझे लगता है कि यह बेवकूफ़ी है और इसे उस अजगर से मौत तक लड़ना है। क्या वे इलाके छीन रहे हैं? इतनी गंभीर चोटें, भले ही वह जीत जाए, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि वह बच नहीं पाएगा। सभी जीवों में आध्यात्मिकता होती है। यहाँ तक कि राक्षसी जानवरों में भी भावनाएं होती हैं। आपने युआन फेई को भी देखा है। निम्न स्तरीय राक्षसी जानवरों में ऐसी जटिल भावनाएं नहीं होती हैं। लेकिन ये जानते हुए भी कि यह इसके लिए कोई मुकाबला नहीं है, पीछे हटने से इनकार करता है। मुझे डर है कि वास्तव में इसके अपने कारण हैं। बोलते बोलते ये युआन ने पेड़ की पत्तियों को और भी ज्यादा खींच लिया। दोनों का दृश्य क्षेत्र और भी व्यापक हो गया।
उनकी नज़र एक छोटे से सफ़ेद बाघ पर पड़ी जो बिल्ली के आकार का था और वहां थरथरा रहा था। नानफेंग ज़ीरो अपने आश्चर्य को रोक नहीं सकी और उसने मुड़कर ये युआन की ओर देखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 158 तलवार चलाने की तकनीक। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C158 तलवार चलाने की तकनीक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 158 तलवार चलाने की तकनीक। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। छोटे सफेद बाघ ने अपने नुकीले दांत दिखाए और उसके पूरे शरीर पर फर खड़ा हो गया। बीच बीच में उसके मुंह से बिल्ली जैसी दहाड़ भी निकलती थी। कोई भी उसे जिस भी नजर से देखे वह बहुत प्यारा लग रहा था। और फिर भी इस तरह की दुखद परिस्थिति में छोटे सफेद बाघ की दहाड़ बहुत असहाय और दयनीय लग रही थी। ये युआन का दिल बिना किसी कारण के कांप उठा, मानो उसने अपना पूर्व रूप देख लिया हो। ये युआन, चलो उस सफेद बाघ को बचाते हैं। उस छोटे सफेद बाघ को देखो, ये वास्तव में बहुत दयनीय है। इस समय नानफेंग ज़ीरो के शब्द ये युआन के कानों में पड़े। ये युआन ने मुड़कर देखा तो पाया कि नानफेंग ज़ीरो का चेहरा पहले से ही आंसुओं से भरा हुआ था। जाहिर है वह उस सफेद बाघ के गहरे माता पिता के प्यार से बहुत प्रभावित हुई थी। इस तरह की स्थिति में ये स्पष्ट था कि सफेद बाघ और 7 रंग वाले बहते बादल अजगर के बीच तब तक लड़ने का इंतजार करना सबसे अच्छा होगा जब तक कि दोनों गंभीर रूप से घायल न हो जाएं। लेकिन ये युआन वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता था। ये युआन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस धीरे से सिर हिलाया और कैंगुआ तलवार निकालकर नानफेंग ज़ीरो से कहा, 7 रंग वाले बहते बादल अजगर की कमजोरी 7 रंग का फूल है। यह ऊंची जमीन है, घात लगाने के लिए एक बेहतरीन जगह। मैं नीचे जाकर उसे यहाँ फुसलाकर लाऊंगा, तुम उसे एक ही झटके में मार डालने का मौका ढूंढो। नानफेंग ज़ीरो ने पूरी ताकत से सिर हिलाया। वर्तमान में भी उस अजगर के प्रति तीव्र आक्रोश भरा हुआ था। इस समय काला अजगर और सफेद बाघ के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। सफेद बाघ को बार बार झटके लग रहे थे, लेकिन वह एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। सफेद बाघ पहले से ही अपनी उड़ान के अंत में एक तीर था। उसे केवल एक जुनून पर निर्भर रहना था ताकि वह मजबूती से पकड़ सके और गिर न जाए। उस काले अजगर ने एक छेद पकड़ लिया और अचानक आगे की ओर उछला और सीधे सफेद बाघ के निचले जबड़े को निशाना बनाया। सफेद बाघ की हरकतें अब काले अजगर के साथ तालमेल नहीं रख पा रही थीं। अगर यह काटता है तो सफेद बाघ बिना किसी संदेह के मर जाएगा। ठीक इसी समय एक सफेद रोशनी वाली किरण ने बिजली की गति से काले अजगर के चेहरे पर हमला किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सब अचानक हुआ। काला अजगर इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सका। सफेद रोशनी सीधे उसकी आंख पर पड़ी। फशिस्ट। काले अजगर की आंखें तुरंत ही खून से लथपथ हो गईं। एक भयानक तीखी चीख निकली। काला अजगर दर्द से जमीन पर लौटने लगा। उसका विशाल शरीर बिना रुके मुड़ रहा था और उसकी पूंछ बेतरतीब ढंग से इधर उधर घूम रही थी और उसमें हमला करने की शक्ति भरी हुई थी। इस समय ये युआन की भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं हुई। उसने बस मरते हुए सफेद बाघ को एक नजर देखा। सफेद बाघ ने कृतज्ञता से भरी नजरों से ये युआन की ओर देखा। छोटे सफेद बाघ ने देखा कि काले अजगर को चोटें लगी हैं और हिम्मत जुटाकर वह अपनी मां के पास आ गया। उसने अपनी छोटी सी जीभ से अपनी मां के घावों को सहलाया और बीच बीच में कराहने की आवाज निकाली, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह बहुत दुखी है। हालांकि ये दृश्य ज्यादा देर तक नहीं चला। काला अजगर दर्द से जाग उठा और कर्कश चीख से पता चला कि वह इस समय गुस्से में है। काले अजगर ने अपनी बची हुई आंख से ये युआन को घूरा, लेकिन ये युआन ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और यहां तक कि अपनी उंगली भी टेढ़ी करके उसे तिरस्कारपूर्ण भाव से देखा। 7 रंगों वाला बहता बादल अजगर यह स्थिति देखकर और भी क्रोधित हो गया। एक झटके के साथ वह गायब हो गया। ये युआन बहुत पहले से तैयार था और स्वाभाविक रूप से वह सफलतापूर्वक घात लगाकर हमला नहीं कर सकता था। इसी तरह एक पल की चमक के साथ ये युआन मौके पर ही गायब हो गया। उस काले अजगर ने पतली हवा में वार किया। बड़ा बेवकूफ सांप, मैं यहां हूं। ये युआन ने एक बार फिर दूसरी तरफ काले अजगर की ओर अपनी उंगली घुमाई। 7 रंगों वाला बहता बादल अजगर ये युआन की बातें समझ गया था। वह एक बार फिर बेतहाशा ये युआन की ओर दौड़ा। ये युआन की चाल 7 रंग वाले बहते बादल अजगर से ज्यादा धीमी नहीं थी। वह एक बार फिर बच निकला। ऐसा 2 बार दोहराने के बाद जब तक ये युआन एक बार और चकमा देता, 7 रंगों वाला बहता बादल अजगर उस स्थान में प्रवेश कर जाता जहां नानफेंग ज़ीरो घात में बैठा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नानफेंग ज़ीरो भी अपनी धार तेज कर रही थी और काले अजगर के महत्वपूर्ण बिंदु पर 7 रंग के फूल को स्थिर रूप से देख रही थी। ये युआन चकमा देकर घात के दायरे में घुस गया। जैसे ही उसने एक बार फिर काले अजगर को ताना मारा और नानफेंग ज़ीरो हमला करने ही वाला था, काला अजगर वास्तव में हिचकिचाया। लानत है,
ये काला अजगर स्वाभाविक रूप से चालाक है। वास्तव में इसे मेरे कार्यों पर संदेह हो गया है, ये युआन ने अपने दिल में शाप दिया। कंगुआ तलवार हिली और तलवार की किरण फिर से निकली। सिवाय इसके कि जो काला अजगर तैयार था वह इतनी आसानी से नहीं मारा जा सकता था। उसने अपने शरीर को हिलाकर उसे बचा लिया। बात बस इतनी सी थी कि काला अजगर चकमा देने के बाद भी इधर नहीं आया। ये युआन के दिल में एक बुरा पूर्वाभास पैदा हो गया। दरअसल काला अजगर अचानक घूम गया और सफेद बाघ की ओर बढ़ गया। लानत है, ये युआन ने चुपचाप गाली दी और अपनी तलवार लेकर उसका पीछा किया। नानफेंग जिरो बहुत देर तक घात लगाए बैठी रही, लेकिन वह काला अजगर भाग गया। वह बहुत उदास महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। हालांकि अब उसका घात में पड़ा रहना कोई खास मायने नहीं रखता था। वह भी बड़े कदम बढ़ाकर पीछा करने लगी। ये काला अजगर असामान्य रूप से चालाक था। भले ही इसने अपनी पीठ ये युआन को दिखा दी थी, लेकिन यह इधर उधर घूमता रहा। सटीक निशाना लगाने का कोई तरीका नहीं था। ये युआन ने एक बार में कई तलवारें चलाईं और वह इससे बच निकला। पलक झपकते ही काला अजगर सफेद बाघ से सिर्फ कुछ दर्जन मीटर दूर रह गया। यह दूरी उसके लिए मामूली बात थी। सफेद बाघ इस समय मरने की कगार पर था। अभी अभी हुई उस भयंकर शक्ति विस्फोट के बाद अब वह और अधिक शक्ति नहीं जुटा सकता था। वह शुरू से ही काले अजगर का मुकाबला नहीं कर पाया था और कई बार काले अजगर ने उसे काट भी लिया था। अब वह न केवल घावों से भरा हुआ था, बल्कि उसमें पहले से ही बहुत जहर भरा हुआ था। उसमें प्रतिरोध करने की ताकत कैसे आ सकती थी? काले अजगर को झपटते देख सफेद बाघ की आंखों में निराशा झलक उठी। उसकी नजर बगल में खड़े छोटे सफेद बाघ पर गई। उसकी आंखों में अनिच्छा और लाचारी थी। छोटा सफेद बाघ पहले की तरह डरा हुआ नहीं लग रहा था। इसके बजाय वह गुर्रा रहा था, काले अजगर पर अपने दांत दिखा रहा था और अपने पंजे हिला रहा था। वह काफी प्रभावशाली था, लेकिन दुख की बात है कि वह बहुत कमजोर और छोटा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। नानफेंग जिरो ने जब ये स्थिति देखी तो वह बहुत चिंतित हो गई। तलवार की किरणों की एक श्रृंखला ऊपर से गुजरी। बस ये था कि उसकी तलवार की किरणें ये युआन की तुलना में बहुत कमजोर थीं। अगर कभी कभी कुछ किरणें काले अजगर के शरीर पर गिरती भी थीं, तो न तो दर्द होता था और न ही खुजली होती थी। ये युआन को पता था कि बहुत देर हो चुकी है। उसने तुरंत अपने दांत पीस लिए। बस यही चाल है, छोटे सफेद बाघ, अगर मैं फिसला तो मुझे दोष मत देना। एक विचार में ये युआन ने हल्के से केंगुआ तलवार को हवा में उछाला और फिर अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़कर तलवार बनाए और उसे केंगुआ तलवार की ओर इशारा किया। सार ऊर्जा के चारों ओर लिपटी आत्मा शक्ति की एक किरण उंगली से निकलकर सीधे केंगुआ तलवार में घुस गई। ठीक उसी तरह केंगुआ तलवार वास्तव में हवा में लटकी हुई थी। तलवार चलाने की तकनीक। जाओ, ये युआन ने एक हाथ से इशारा किया। केंगुआ तलवार बहती हुई रोशनी की एक लकीर में बदल गई और सीधे काले अजगर को भेदती हुई बाहर निकली। ऐसा लग रहा था कि काले अजगर को कुछ एहसास हो गया है। छोटे सफेद बाघ की ओर झपटने की उसकी गति धीमी हो गई, लेकिन उसके शरीर की हरकतें और भी स्पष्ट हो गईं और उन्हें पहचानना और भी मुश्किल हो गया। केंगुआ तलवार की गति ये युआन द्वारा पहले छोड़ी गई तलवार की किरणों से भी अधिक तेज थी। फिर भी ये तलवार अभी भी चूक गई। काले अजगर ने एक बार फिर वही भयानक कर्कश चीख निकाली, मानो वह विजय की घोषणा कर रहा हो। ये युआन का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन उसकी उंगलियां फिर से पीछे की ओर खींच गईं। केंगुआ तलवार ने तेजी से हवा में एक अकेली रेखा खींची और बहती हुई रोशनी की एक लकीर में बदल गई, जो एक बार फिर काले अजगर की ओर बढ़ रही थी। इस बार क्योंकि केंगुआ तलवार काले अजगर के बहुत करीब थी, काले अजगर को उम्मीद नहीं थी कि यह तलवार चलने के बाद वास्तव में वापस आ सकती है। अचानक पकड़े जाने पर यह युआन ने इसे छेद दिया। सस सस, काला अजगर एक बार फिर पीड़ा से जमीन पर लौटने लगा, लेकिन वह तुरंत नहीं मरा। इस तलवार ने उसके महत्वपूर्ण भागों पर वार नहीं किया। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, जल्दी से जाओ और हमला करो, ये युआन ने अपने दांत पीसते हुए चिल्लाया। एक झटके के साथ केंगुआ तलवार जमीन पर गिर गई। ये युआन भी जमीन पर झुका हुआ बैठा था। उसका पूरा शरीर पूरी तरह से थक गया था। केवल अब नानफेंग जिरो अपने आश्चर्य से उभरी और जल्दी से अपनी तलवार को घुमाया और ब्लेड से हमला किया। हालांकि इससे पहले कि नानफेंग जिरो उसके पास पहुंचती, काले अजगर की पूंछ उसके पास से गुजरी और लगभग उससे टकराने ही वाली थी। नानफेंग जिरो बहुत चिंतित थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस काले अजगर की जीवन शक्ति वास्तव में इतनी दृढ़ थी। वह वास्तव में क्षण भर के लिए संपर्क करने में असमर्थ थी। तभी सफेद रोशनी की एक लकीर चमक उठी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 159। स्वाभाविक रूप से जन्मे संप्रभु। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। बेजोड़ औषधि देवता C159 प्राकृतिक रूप से जन्मे संप्रभु। एड्स बाय पब फ्यूचर।
अध्याय 159 स्वाभाविक रूप से जन्मे संप्रभु। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। ये युआन और नानफेक ज़ीरो दोनों इस दृश्य को अविश्वास से देखते रहे। छोटा सफेद बाघ बिजली की तरह काले अजगर के महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा, उस 7 रंग के फूल की ओर झपटा और उसे काट लिया। ससस ससस उद्धरण चिन्ह। काले अजगर ने भी नहीं सोचा था कि यह छोटा सफेद बाघ उसकी बदकिस्मती का फायदा उठाकर उससे फायदा उठाएगा। इसके अलावा वह कहीं और भी काट सकता था, लेकिन उसे सिर्फ उसके महत्वपूर्ण स्थान पर काटना था। ये घातक था। काले अजगर ने बार बार अपना शरीर हिलाकर उस छोटे सफेद बाघ को दूर भगाने की कोशिश की। हालांकि छोटे सफेद बाघ के दांतों ने उस 7 रंग के फूल को मजबूती से जकड़ लिया और उसे छोड़ने से मना कर दिया। चाहे काला अजगर कितना भी हिले, वह ढीला नहीं हुआ। शुरू में काले अजगर के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से को काट लिया गया था। वह पहले से ही अपनी पूरी ताकत का 10वां हिस्सा भी नहीं दिखा पा रहा था। सफेद बाघ से लड़ने की चोटों और ये युआन द्वारा दिए गए घावों के कारण वह कुछ समय बाद और आगे नहीं बढ़ पाया। बस वह अभी भी बीच बीच में हिलता डुलता रहता था। एक टियर 2 मध्य स्तर के राक्षसी जानवर को वास्तव में एक छोटे सफेद बाघ ने ऐसे ही काटकर मार डाला। यद्यपि काला अजगर पहले से ही शांत था, फिर भी छोटे सफेद बाघ ने अपना काटना जारी रखा और बिना छोड़े उसे मजबूती से चबाता रहा। ये युआन ने केंगुआ तलवार उठाई, काले अजगर के पास गया और छोटे सफेद बाघ के छोटे सिर को सहलाया। ऐसा लग रहा था कि छोटे सफेद बाघ ने उसकी बात समझ ली थी और तभी उसने उसे जाने दिया। ये युआन को यह भी डर था कि छोटे सफेद बाघ ने पर्याप्त क्रूरता से नहीं काटा और उसने 7 रंगों वाले फूल पर एक और वार किया, जिससे 7 रंगों वाले बहते बादल अजगर का जीवन पूरी तरह से समाप्त हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब छोटे सफेद बाघ ने अपना काटना छोड़ दिया तो उसे काले अजगर की कोई चिंता नहीं रही, बल्कि वह अपनी मां के पास वापस चला गया और अपनी छोटी जीभ से उसके घावों को चाटने लगा। ये युआन और नानफेक ज़ीरो एक दूसरे की ओर देखने लगे और उन्हें भी नहीं पता था कि क्या कहना है। उन दोनों ने बहुत बड़ा प्रयास किया, लेकिन परिणाम ये हुआ कि यह छोटा सा साथी ही था जिसने घातक प्रहार किया। लेकिन अभी अभी इस छोटे से बच्चे ने जो गति दिखाई, उससे उन्हें इसके बारे में एक नया ही अंदाजा हो गया। जब यह छोटा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो यह एक बहुत ही भयानक चरित्र होगा। नानफेक ज़ीरो ने जमीन पर पड़े सफेद बाघ की ओर देखा और फिर से ये युआन की ओर देखा। ये युआन उसकी बात का मतलब समझ गया, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और कहा, वह बहुत गंभीर रूप से घायल है। इसके अलावा उसे 7 रंगों वाले बहते बादल अजगर ने भी जहर दिया है। मैं पहले से ही कुछ नहीं कर सकता। नानफेक ज़ीरो ने बिना किसी हार के कहा, क्या आप बहुत सारी औषधीय गोलियां नहीं लाए हैं? विषण गोलियां और उपचार गोलियां होनी चाहिए, है ना? ये युआन ने आह भरते हुए कहा, यह बेकार है। राक्षसी जानवरों की काया इंसानों से अलग होती है। उन्हें इसी के अनुरूप औषधीय गोलियों का उपयोग करना चाहिए। मैंने जो औषधीय गोलियां साथ लाई थीं, वे उसके किसी काम की नहीं है। राक्षसी जानवरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली औषधीय गोलियों ने अपनी एक अलग प्रणाली बनाई। वे मनुष्यों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली औषधीय गोलियों से अलग थीं। इसके अलावा केवल ये युआन ही इस तरह के कीमिया दाव महान मास्टर एक ही समय में दोनों प्रणालियों में ऐसी शानदार उपलब्धियां हासिल कर सकते थे। हालांकि एक चतुर गृहिणी भी चावल के बिना खाना नहीं बना सकती। वर्तमान में यहाँ कोई गोली शोधन कक्ष नहीं था। बिना सामग्री के, चाहे ये युआन कितना भी अद्भुत क्यों न हो, उसके लिए कुछ भी नहीं से औषधीय गोलियां निकालना भी असंभव था। ये युआन का ये कहना सफेद बाघ को मौत की सजा देने के बराबर था। नानफेक ज़ीरो इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। छोटे सफेद बाघ को रोता हुआ देखकर उसके आंसू एक बार फिर बेकाबू होकर बहने लगे। ये युआन को भी इसे सहन करना कठिन लगा। वह करुणा से भरा हुआ व्यक्ति नहीं था। बस अभी जो दृश्य हुआ वह उसके पिछले जीवन के अनुभव से बहुत मिलता जुलता था। यद्यपि सफेद बाघ एक राक्षसी जानवर था, फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने स्वयं इसका अनुभव किया हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस समय सफेद बाघ की आंखें जो पहले से ही बंद थीं, धीरे धीरे खुल गईं। ऐसा लग रहा था कि उसे थोड़ी चेतना भी आ गई है। अपनी मां को आंखें खोलते देख छोटा सफेद बाघ अनायास ही खुशी से उसके सामने उछलने लगा। सफेद बाघ की निगाहें प्रेमपूर्ण दयालुता से भरी थीं, एक भयानक राक्षसी जानवर से बिल्कुल भिन्न। सिवाय इसके कि ये युआन और नानफेक ज़ीरो दोनों जानते थे कि यह मौत से पहले सफेद बाघ की आखिरी चमक थी। सबसे अधिक संभावना है कि यह पहले ही खत्म हो चुका था। सफेद बाघ ने छोटे सफेद बाघ को कोमल प्रेम से देखा, लेकिन उसकी नजर ये युआन पर चली गई और उसमें एक प्रार्थनापूर्ण इरादा प्रकट हुआ। उसके बाद उसने अपने शरीर की सारी ताकत का इस्तेमाल करके छोटे सफेद बाघ को ये युआन के पैरों की ओर धकेल दिया। ये सफेद बाघिन वास्तव में अपना बच्चा उसे सौंप रही थी। ईमानदारी से कहूं तो ये युआन नानी नहीं बनना चाहता था। उसके पास अभी भी बहुत से काम थे जो उसे करने थे और उसके पास इस क्षेत्र में बर्बाद करने के लिए समय नहीं था।
हालांकि उसे इस माँ बेटे की जोड़ी पर बहुत दया आ रही थी, फिर भी उसे लगा कि इस छोटे सफेद बाघ को पालने के लिए उससे कहना बहुत परेशानी वाली बात थी। सफेद बाघ ने ये युआन की अनिच्छा को साफ साफ देख लिया और खुद को रोक नहीं सका और एक धीमी दहाड़ लगाई, जो अंतिम विलाप की तरह थी। भीख मांगने का इरादा पहले से ही बहुत स्पष्ट था। नानफेंग जिरो गुस्से से भर उठी जब उसने ये युआन को हिचकिचाते हुए देखा। ये युआन, क्या तुम्हें अब भी कोई सहानुभूति है? छोटा सफेद बाघ पहले से ही बहुत दयनीय है। इसने अपनी माँ को खो दिया जब यह इतना छोटा था। इसे यहाँ बिना जांचे परखे छोड़ देने से यह अन्य राक्षसी जानवरों द्वारा मारा जाएगा। अगर तुम इसे अंदर नहीं ले जाओगे तो मैं इसे आश्रय दूंगा। आओ छोटे सफेद बाघ। लेकिन छोटा सफेद बाघ नानफेंग जिरो के पास नहीं गया, बल्कि पीछे की ओर कूद गया। यह स्पष्ट था कि वह अपनी मां को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सफेद बाघ ने फिर दहाड़ लगाए और उसकी नजरें सख्त हो गईं। छोटा सफेद बाघ एक बच्चे की तरह लग रहा था जिसने कुछ गलत किया था और उसने अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन फिर भी वह ये युआन के पैरों की ओर बढ़ गया। जब नानफेंग जिरो ने ये देखा तो उसका गुस्सा फिर से बढ़ गया। अरे छोटे दोस्त, क्या तुम्हारा दिमाग भी काम कर रहा है? वो तुम्हें चाहता ही नहीं, तुम उसके पास क्यों भागे? जल्दी से मेरे पास आओ। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही उसने ये कहा, नानफेंग जिरो ने छोटे सफेद बाघ को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन छोटा सफेद बाघ ये युआन के पैरों के बीच में फंस गया और नानफेंग जिरो को उसे पकड़ने से मना कर दिया। इस तरह नानफेंग जिरो और भी ज्यादा क्रोधित हो गई। वह मूल रूप से उग्र स्वभाव वाली व्यक्ति थी, लेकिन उसकी सद्भावना को बुरे इरादों के रूप में लिया गया। अगर वह क्रोधित न होती तो यह और भी अजीब होता। थोड़ा और भागो, भागते रहो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे कान खींचूंगी या नहीं? नानफेंग जिरो ने अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखा और क्रोधित चेहरे के साथ कहा। लेकिन जवाब बिल्ली जैसी दहाड़ के समान था। एक मानव और एक बाघ ने वास्तव में ये युआन के चारों ओर कैचिंग खेलना शुरू कर दिया। ये युआन को नानफेंग जिरो ने इस हद तक धकेल दिया कि वह समझ नहीं पा रहा था कि रोए या हंसे। पता चला कि जब यह महिला अपना आपा खो बैठी तो उसे राक्षसों और इंसानों में कोई फर्क नहीं पता था। ठीक है, ठीक है। चक्कर लगाना बंद करो। चक्कर लगाते रहो, नहीं तो मुझे चक्कर आ जाएगा। मैं छोटे सफेद बाघ को रख लूंगा, ठीक है? ये युआन ने अधीरता से कहा। ये युआन ने नानफेंग जिरो को खींच लिया और सफेद बाघ से बात करने के लिए अपना शरीर नीचे कर लिया। तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। मेरे पीछे आने पर भविष्य में उसकी शक्ति निश्चित रूप से तुमसे ज्यादा होगी। तुम शांति से जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये युआन कठोर था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि यह सफेद बाघ बहुत पहले ही मर चुका था। यह अभी भी इसलिए नहीं मरा क्योंकि ये युआन ने अभी तक इसका वादा नहीं किया था। भाषा की बाधा स्पष्ट थी, लेकिन सफेद बाघ को ये युआन की बात समझ में आ गई थी। उसने फिर से धीमी दहाड़ लगाई जैसे कि वह ये युआन को धन्यवाद दे रहा हो, और फिर धीरे धीरे वह चुप हो गया। छोटे सफेद बाघ को भी कुछ एहसास हो गया था। वह अपनी मां के पास आते ही कराहने लगा, अपने छोटे से सिर से अपनी मां को सहारा देना चाहता था। लेकिन सफेद बाघ ने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं की। नानफेंग जिरो ने जब स्थिति देखी तो उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। बाघ के प्रति जो खौफ पहले था, वह सब खत्म हो चुका था। कितनी भावुक महिला है। ये युआन ने आह भरी और वहीं बैठ गया तथा ठीक होने के लिए एक औषधीय गोली निगल ली। तलवार चलाने की तकनीक भी एक दिव्य आत्मा की गुप्त कला थी जिसमें अत्यंत शक्तिशाली शक्ति थी। ये सिर्फ इतना था कि यह वर्तमान ये युआन के लिए अभी भी कुछ हद तक बलशाली थी। अभी अभी एक चक्कर लगाने के लिए इसका उपयोग करने से उसकी सार ऊर्जा और आत्मा शक्ति पहले ही गंभीर रूप से खत्म हो गई थी। कुछ समय तक अपनी स्थिति को समायोजित करने और जागने के बाद ये युआन ने पाया कि छोटा सफेद बाघ वर्तमान में उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। ये युआन को देखते हुए छोटे सफेद बाघ ने अपनी पूंछ हिलाई और ये युआन की छाती में घुस गया। मैं हैरान हूं, आप तो उसे चाहते भी नहीं हैं, तो फिर यह छोटा सा सफेद बाघ आपसे इतना क्यों चिपका हुआ है? नानफेंग जिरो ने बहुत ही विद्रोही स्वर में कहा। ये युआन मुस्कुराया और कहा, ये करिश्मा है। मैं एक सम्राट के आचरण के साथ पैदा हुआ था और अनगिनत लोगों को मेरा अनुसरण करने के लिए आकर्षित कर सकता हूं। ये छोटा सफेद बाघ सामान्य नहीं है। जैसे ही ये युआन अपनी तुरही बजा रहा था, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 160 दिव्य पशु संतान। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C160 दिव्य पशु संतान। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 160 दिव्य पशु संतान। अनुवादक सेलेफोटा _ संपादक रेगियस प्रोफेसर। क्या छोटे सफेद बाघ में कुछ गड़बड़ है? नानफेंग जिरो का दिल तेजी से धड़क उठा और उसने जल्दी से पूछा।
ये युआन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और बस छोटे सफेद बाघ को कई बार घुमाकर जांच की और जांच करने के लिए दिव्य ज्ञान का भी इस्तेमाल किया। उसका चेहरा और भी गंभीर होता गया। नानफेंग जिरो एक चिंतित व्यक्ति था। ये युआन को इतने लंबे समय तक इधर उधर घूमते हुए और कुछ भी कहने से इनकार करते हुए और उसके चेहरे पर बदसूरती देखते हुए वह बेचैनी से पूछने से खुद को नहीं रोक पाए, आखिर क्या हो रहा है? बात करो, सच में तुम मेरी जान ले लोगे? वह नहीं मरेगा, है ना? तभी ये युआन ने नानफेंग जिरो को ऐसे देखा जैसे वह किसी मंदबुद्धि को देख रहा हो। क्या मर गया? वह इससे बेहतर नहीं हो सकता। नानफेंग जिरो ने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन तुरंत गुस्से में कहा, अगर वह ठीक है तो आप इतना उदास चेहरा क्यों बना रहे हैं? जानबूझकर मुझे डरा रहे हैं? आप एक बार में सब कुछ क्यों नहीं कह सकते? आखिर उसे क्या हुआ? इसे इस तरह गिना जा सकता है कि हमने कोई खजाना उठाया है। इस छोटी सी चीज का इतिहास बहुत बड़ा है। ये युआन ने अपनी गंभीर अभिव्यक्ति को दूर रखा और ऐसा कहते हुए वह काफी उत्साहित लग रहा था। बहुत बड़ी पृष्ठभूमि? क्या ये सिर्फ एक छोटा सफेद बाघ नहीं है? इसकी क्या पृष्ठभूमि हो सकती है? अगर इसका समर्थन है तो फिर एक बड़े काले अजगर ने इसे इस हद तक क्यों मजबूर किया? नानफेंग जिरो ने संदेह से पूछा। उसने बाईं और दाईं ओर देखा, पर वह ये नहीं समझ सकी कि इस छोटे सफेद बाघ का कौन सा पहलू असाधारण था। ये युआन ने आह भरते हुए कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ज्ञान ही शक्ति है। तुमने अब तक कोई प्रगति क्यों नहीं की है? ज्ञान के बिना भले ही तुम खजाने के पहाड़ में प्रवेश कर जाओ, तुम भी खाली हाथ लौटोगे। नानफेंग जिरो ने गुस्से से कहा, तुम बता रहे हो या नहीं? तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? इसे भूल जाओ। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि तुम खुद को शिक्षित करो। ये सच है। वह सफेद बाघ एक साधारण सफेद बाघ है, लेकिन ये छोटा सफेद बाघ बहुत अलग है। क्या तुमने कभी 4 चरणों वाले दिव्य जानवरों के बारे में सुना है? एड्स बाय पब फ्यूचर। बेशक मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है। पूर्वी नीला ड्रैगन, पश्चिमी सफेद। नानफेंग जिरो बात कर रही थी जब उसे अचानक कुछ याद आया और उसने आश्चर्य से कहा, ये आप मुझे यह नहीं बताने वाले कि यह छोटा सफेद बाघ दिव्य जानवर है? नानफेंग जिरो ये युआन से इतना दंग रह गई कि उसके शब्द भी हकलाने लगे। दिव्य पशु किस तरह की अवधारणा थे? वे इस दुनिया के पूर्ण संप्रभु थे। दिव्य पशु का नाम धारण करने वाला यह एक ऐसा अस्तित्व था जो निश्चित रूप से भविष्य में देवत्व के दायरे में प्रवेश करेगा, जब तक कि यह मर न जाए। ये युआन ने लापरवाही से एक छोटा सा सफेद बाघ उठाया और यह पश्चिम का सम्राट सफेद बाघ दिव्य जानवर था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन ये युआन ने हंसते हुए कहा, बेशक वह कोई दिव्य जानवर नहीं है। हालांकि उसके पास वास्तव में सफेद बाघ दिव्य जानवर का वंश है। बस बात यह है कि उसका वंश बहुत पतला है। दिव्य जानवर बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये युआन को स्वाभाविक रूप से कुछ बातें कहना अच्छा नहीं लगा। दिव्य क्षेत्र में कई राक्षसी जानवर थे जिनके पास दिव्य पशु वंश था। बस ये था कि आज सच्चे शुद्ध रक्त वाले दिव्य पशु वंश को नहीं पाया जा सकता था, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के इस विस्तार में अब देवलोक का अस्तित्व नहीं था। स्वाभाविक रूप से दिव्य जानवरों का भी कोई अस्तित्व नहीं था। एक मंद दिव्य पशु रक्त रेखा के पास भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से असाधारण होंगी। जब तक रक्तरेखा की ताकत पर्याप्त है, तब तक दानव सम्राट के दायरे में कदम रखना लगभग निश्चित था। दानव सम्राट क्षेत्र मानव दिव्य राजा क्षेत्र के समतुल्य था। इसके अलावा अधिकांश दिव्य पशु संतानों में जन्मजात दिव्य क्षमताएं होती हैं। एक बार जब वे दानव सम्राट के दायरे में कदम रखते हैं तो उनकी शक्ति अविश्वसनीय हो जाती है। एड्स बाय पब फ्यूचर। दैवीय क्षेत्र की सर्वोच्च युद्ध शक्ति के संदर्भ में वास्तव में मानव और राक्षस जाति के बीच ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन अगर वह वास्तव में दिव्य पशु वंश का था, भले ही वह दिव्य पशु न बन पाए, तो भी वह भविष्य में बहुत अद्भुत होगा, है ना? नानफेंग जिरो ने पूछा। बिल्कुल, इस छोटी सी चीज का भी एक नाम है जो उसका अपना है, बहता हुआ प्रकाश सफेद बाघ। सफेद बाघ दिव्य जानवर की संतानों की एक शाखा। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण सफेद बाघ वास्तव में एक बहते हुए प्रकाश सफेद बाघ को जन्म दे सकता है। ऐसा लगता है कि इस छोटे से साथी की पैतृक उत्पत्ति सरल नहीं है। ये युआन ने प्रशंसा में आह भरी। एक बहता हुआ प्रकाश वाला सफेद बाघ। कोई आश्चर्य नहीं कि जब वह पहले इस काले अजगर को मारना चाहता था तो उसकी गति बहुत तेज थी, वास्तव में बहते हुए प्रकाश के एक बंडल के समान। फ्लोइंग लाइट व्हाइट टाइगर अपनी गति के लिए प्रसिद्ध है। एक परिपक्व फ्लोइंग लाइट व्हाइट टाइगर में कम से कम टियर 5 टेकिंग फॉर्म की ताकत होती है। उस समय उसकी गति की तुलना गहरी कलाकृतियों को उड़ाने से की जा सकती है। ये युआन ने समझाया। इतना अविश्वसनीय? तो क्या हमें खजाना नहीं मिला? नानफेंग जिरो ने आश्चर्य से कहा। आत्मा की कलाकृतियों के ऊपर गहरी कलाकृतियां थीं। गहरी कलाकृतियों की उड़ान की गति इतनी तेज थी कि यह अकल्पनीय थी।
बहते हुए प्रकाश वाले सफेद बाघों की गति की तुलना गहरी कलाकृतियों की उड़ान से की जा सकती है। कोई भी उनकी गति की सीमा देख सकता था। ये युआन ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। एक बहते हुए प्रकाश वाले सफेद बाघ को नवजात शिशु से वयस्क होने तक कम से कम 1000 साल लगते हैं। जब वह बड़ा हो जाएगा तो मैं बहुत पहले ही दिव्य राजा के दायरे में पहुंच चुका होऊंगा। नानफेंग जिरो ने अपना मुंह सिकोड़ लिया और तिरस्कार के साथ कहा, डींगे हाँकते रहो। दिव्य राजा क्षेत्र भी? मैंने कभी दिव्य राजा क्षेत्र के बारे में सुना ही नहीं। बकवास है। ऐसा नहीं था कि नानफेंग जिरो अज्ञानी था, बल्कि इसलिए कि यह स्थान किन राज्य बहुत छोटा था। आरंभिक बिंदु व्यक्ति के क्षितिज को निर्धारित करता है। असीम दुनिया के लोग कैसे जान सकते थे कि दिव्य क्षेत्र में क्षेत्र कैसे विभाजित थे? यदि वे एक निश्चित स्तर तक आगे बढ़ सके तो स्वाभाविक रूप से उनका क्षितिज व्यापक हो जाएगा। नानफेंग जिरो के तिरस्कार के प्रति ये युआन ने बस मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बताया। वह और नानफेंग जिरो एक ही स्तर पर नहीं थे। स्वाभाविक रूप से संवाद करने का कोई तरीका नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन मेरे साथ रहने से उसका राज्य युआन फी के बराबर हो सकता है। शायद 10 साल के भीतर उससे भी आगे निकल जाए। नानफेंग जिरो ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी जल्दी? तुम फिर से शेख ही नहीं बघार रहे हो, है ना? नानफेंग जिरो ने अविश्वास में पूछा, तुमने मुझे कब शेख ही बघारते देखा है? इस छोटे से साथी की नींव युआन फेई से बहुत बेहतर है। जब तक मैं पूरक के रूप में औषधीय गोलियों का उपयोग करता हूं तब तक उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से कम नहीं होंगी। इसके अलावा इस छोटे से साथी ने अभी अभी अपनी वंशावली को जगाया है। इसकी भविष्य की साधना गति बहुत तेज होगी, ये युआन ने समझाया। इस बिंदु के बारे में नानफेंग जिरो को ये युआन पर संदेह नहीं था। कीमिया दाव में ये युआन की उपलब्धियां पहले ही उसकी समझ से परे थीं। वह अक्सर ऐसी औषधीय गोलियां निकालता था जिनके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था। इसके अलावा उसने युआन फी से वादा करने का साहस किया कि वह उसे टियर 4 में सफलता दिलाएगा। ये संभवतः लापरवाही से नहीं कहा गया था। तो क्या उसके लिए एक छोटे सफेद बाघ की मदद करना बहुत आसान काम नहीं होगा? ठीक है, मुझे पता है कि तुम कमाल की हो। छोटा सफेद बाघ बहुत प्यारा है। क्यों न हम उसका नाम रखें? देखो वह कितना सफेद और रोएदार है, क्यों न उसका नाम वाइटी रखा जाए? नानफेंग जिरो ने सीधे तौर पर यह तय कर लिया। गर्जन। छोटे सफेद बाघ ने अपना विरोध जताने के लिए बिल्ली जैसी धीमी आवाज में दहाड़ लगाई। साफ था कि उसे यह नाम पसंद नहीं था। नानफेंग जिरो ने गुस्से में कहा, हुन्फ। भले ही आपको ये पसंद न हो, आपको इसे स्वीकार करना होगा। ये वाइटी है। जब वह दौड़ता है तो वह सफेद रोशनी की किरण की तरह दिखता है। मैं कहता हूँ, उसे सफेद रोशनी कहो, कैसा लगता है? ये युआन छोटे सफेद बाघ से पूछ रहा था। छोटा सफेद बाघ ये युआन की छाती में झुका हुआ था। ये स्पष्ट था कि उसे इस नाम पर मौन स्वीकृति थी। हाँ, तो भविष्य में आपको व्हाइट लाइट कहा जाएगा, ये युआन ने हंसते हुए कहा। हुन्फ, तुम कृतघ्न बाघ। अभी तुम्हें रखने से पहले कड़ी लड़ाई किसने लड़ी थी? यह आदमी तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार था। वह एक अच्छा इंसान नहीं है। नानफेंग जिरो ने गुस्से से कहा। गर्जन। उसे व्हाइट लाइट की क्रोधित दहाड़ ने जवाब दिया। ठीक है, अब और देर मत करो। हमें अभी भी इस ब्लैकवाटर खड्ड के आसपास खोज करनी है। शायद वहां कुछ अच्छा मिल जाए। इस 7 रंग वाले बहते बादल अजगर ने निश्चित रूप से यहाँ कुछ ऐसा खोज लिया है जिसे यहीं रहना चाहिए और यहाँ से नहीं जाना चाहिए, ये युआन ने नानफेंग जिरो के उकसावे को रोकते हुए कहा। इस जोड़ी ने सफेद बाघ को दफनाने के लिए एक स्थान ढूंढा और 7 रंग वाले बहते बादल अजगर के आंतरिक कोर को भी पुनः प्राप्त किया, फिर ब्लैकवाटर खड्ड की गहराई में व्हाइट लाइट को ले आए। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।